जी, why we need to use numerical differentiation? Yes, anyone? लैब में तो बहुत सबकी आवाज़ें निकल रही थी, अभी कहाँ है सारे जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब क्लास में? क्यों हमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है? जी यूसुफ, जी मैम। क्यों न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है? ये बताना है मैम, मैंने अभी भी ज्वाइन किया है। अच्छा, ये बात तो हम पहले कर चुके थे। रोल नंबर 63, रोल नंबर 63, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? वेल, रिकॉलिंग दैट टॉपिक फर्स्ट, हम न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर या न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर अब जिन प्रैक्टिकल अप्रोचेस की तरफ हेड कर रहे हैं उनमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर। पहली चीज़ हमारे पास आती है इटसेल्फ, हम जैसे कहते हैं डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स, जिस पे हमने बात की थी, ठीक। और डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स के बाद हमारे पास जो सेकंड टेक्निक्स आती हैं वो आती हैं हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की टेक्निक्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को? क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही के कॉन्सेप्ट से हमारे पास जो काम प्रोलॉन्ग हो रहा होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए हो रहा होता है, स्पेशली जिसके अंदर हम अपनी जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस या फिर हम अपनी जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को डील कर रहे होते हैं। स्क्रीन सॉरी मैंने शेयर नहीं की हुई। जी, विजिबल है ये आप लोगों को? जी, विजिबल है ये आप लोगों को? यस मैम। यस मैम, अब शुरू होगी। ओके, न्यूमेरिकल मेथड्स में हम दो प्रैक्टिकल अप्रोचेस की तरफ अब हेड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स डिस्कस की हैं और दूसरा इंटीग्रेशन की टेक्निक्स हैं जो फर्दर हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में? क्योंकि हमारा जो कहें कि फाइनल गोल है वो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्पेशली हमारे पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस या हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं, उन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हमें उसकी बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस या फिर हम अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को एवेलुएट करने का काम कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने ये किया था कि हमें क्यों न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत हमें दो केसेस में पड़ रही है। पहला केस हमारे पास क्या है? पहला केस हमारे पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ रही है जब हमारे पास जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, ठीक है, जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, वो फंक्शन हमारे लिए अननोन है। हमें नहीं पता कि फंक्शन एग्जैक्टली जो है वो किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है या कौन सा रूल है जो फंक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास इस फंक्शन की कुछ फंक्शनल वैल्यूज़ गिवन है। फॉर एग्जांपल f1 की वैल्यू हमारे लिए नोन है, f2 की वैल्यू हमारे लिए नोन है, f3 की वैल्यू हमारे लिए नोन है, लेकिन ये फंक्शनल वैल्यूज़ किस फॉर्मेट के थ्रू जनरेट हुई हुई है वो फंक्शन हमारे लिए एग्जैक्टली जो है वो नोन नहीं होता। उसको हम दूसरे अल्फाज में इस तरह से कह रहे हैं कि हमारे पास डेटा वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, और उन डेटा सेट्स को कंसिडर करते हुए या उन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए हमें अपने लिए एक फंक्शन को जनरेट करना पड़ रहा होता है। उस फंक्शन को जनरेट करने के बाद हमने कुछ जो है वो टेक्निक्स डिस्कस की थी कि हम उसकी जो है वो डेरिवेटिव्स को किस तरीके से इवेलुएट करने का काम कर सकते हैं।
किसी भी डेटा सेट के थ्रू हम जब फंक्शंस को एवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर हमारे पास एक टॉपिक, एक ब्रैकेट खुलता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या करता है? इंटरपोलेशन आपके पास कंसेक्यूटिव डेटा वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, जो भी डेटा सेट आपके पास गिवन है, ईदर इट इज़ इक्वली स्पेस्ड और अनइक्वली स्पेस्ड डेटा सेट। अनइक्वली स्पेस डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लाइक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, लेग्रांज, हमने उसको डिस्कस किया था। इसी तरह से अगर आपके पास इक्वली स्पेस डेटा सेट मौजूद हैं तो इक्वली स्पेस डेटा सेट्स के लिए हमारे पास फिर न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, इसी तरह से सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज थे, जिसके थ्रू हमने उसकी एक फंक्शन जो है वो ड्रॉ किया था। और उस फंक्शन को ड्रॉ करने के बाद हमने उस फंक्शन के ऊपर मज़ीद जिस भी पॉइंट के लिए हमें उसकी वैल्यू को एवेलुएट करना था, हमने उसकी वैल्यू की एवेलुएशन का जो है वो प्रोसेस परफॉर्म किया था। वेल, फंक्शन हमारे पास किस तरह के बनते हैं किसी भी इंटरपोलेटिंग टेक्निक से? तो जो फंक्शन हमारे पास ड्रॉ हो रहे होते हैं किसी भी इंटरपोलेटिंग टेक्निक के थ्रू, वो हमारे पास किस तरह के फंक्शन आते हैं? हमारे पास पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेट जनरेट हो रहा होता है। क्यों पॉलिनोमियल्स ही का फॉर्मेट जनरेट हो रहा होता है, इस पर भी हमने बात की थी कि पॉलिनोमियल्स इसलिए जनरेट हो रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल्स का फंक्शन, ठीक है, वो वाहिद फंक्शन है या वो वाहिद सेट ऑफ फंक्शंस हैं जो कंटिन्यूस होता है हर डोमेन के ऊपर। जो भी डोमेन आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं उस डोमेन के ऊपर पॉलिनोमियल्स हमेशा जो है वो कंटिन्यूस फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई हम अपने पॉलिनोमियल्स की कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं इंस्टेड कि हम किसी और फंक्शन की तरफ जो है वो हेड कर रहे हैं। इन्हीं इंटरपोलेटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमने कुछ जो है वो डिफरेंशिएशन मेथड्स डिस्कस किए थे अपनी क्लास के अंदर। और उसके अंदर हमने ये बात की थी कि आप किस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएशन के टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने जिस भी वैल्यू के लिए या जिस भी डेटा सेट के लिए आपको डेरिवेटिव को एवेलुएट करना है, आप उसकी एवेलुएशन का जो है वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। वेल, हमारे पास इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करना चाह रहे हैं को देखते हुए, तो हमारे पास जो भी न्यूटन्स फॉरवर्ड की इंटरपोलेशन फार्मूला का सीरीज़ मौजूद है, जस्ट हम क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज इटसेल्फ पी। सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जो है y, वो y हमारे पास डिपेंड कर रहा है पैरामीटर p के ऊपर, और p हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर है जो डिपेंड कर रहा है हमारा इंडिपेंडेंट पैरामीटर x के ऊपर। सो dy बाई dt को हम एवेलुएट करने का काम करते हैं। सिमिलरली p हमारे पास किसके बराबर होता है? x माइनस एक्स नॉट ओवर h। ये किस तरह से इसके बराबर होता है ये लास्ट लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए वो मैंने स्ट्रीम्स पे भी जो है वो अपलोड कर दिए थे, वहाँ पर जाकर उसको गो थ्रू कर लें कि ये पी हम किस कर रहे हैं या ये पी क्या होता है। इसी तरह से हम डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई कराएं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमने चेन रूल का फॉर्मेट जो हम यूजुअली कैलकुलस के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं उसके थ्रू हम अपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को एवेलुएट कर सकते हैं। जब आप इन दोनों सीरीज़ को एक कॉम्बिनेशन के अंदर लिख देंगे तो डी वाई बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, तो जो आपके पास सीरीज़ डी वाई बाई डी पी की आई थी वो सीरीज़ भी साथ में यहाँ मेंशन होगी, और इसी तरह से डी पी बाई डी एक्स की सीरीज़ करके हम उससे उस पॉइंट के ऊपर एवेलुएट करते हैं, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर, जिस भी पॉइंट के ऊपर आप उसकी एवेलुएशन कंसिडर कर रहे हैं। कीप इट इन माइंड कि हमें जब पॉइंट को एवेलुएट करने का काम करना है, इसका मतलब ये है कि हमें पी की वैल्यू को ज़ीरो करना है। p की वैल्यू जीरो सिर्फ उसी कंडीशन में हो सकती है व्हेन x इज इक्वल्स टू x, क्योंकि h आपके पास हाइट है, हाइट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इंटरवल की लेंथ यानी डिफरेंस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंटरवल की लेंथ या डिफरेंस जीरो हो गया इसका मतलब है आप थ्रू आउट द फंक्शन सेम ही वैल्यू को कंसिडर कर रहे हो, तो वो फंक्शन भी जनरेट नहीं कर। सो मिनिमम हाइट उसकी जो है वो जीरो से लेके मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकती है, वो पॉइंट्स के अंदर हो सकती है, वो इंटीजर्स की फॉर्म में हो सकती है, और प्रोसीड उसी तरीके से जो है वो कर सकती है। यहाँ पे हमने p इक्वल्स टू ज़ीरो के फॉर्मेट को बनाने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x एज x नॉट हियर, सो आर p विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड देन वी इवैल्यूएट आर series at a particular point or the point which is given to you.
जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको इवैल्यूएट, उस पॉइंट के ऊपर सेम तरीके से सेम मेथड हमारे पास जो है वो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए फॉलो हो रहा होता है। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला जो हमने डिस्कस किए थे हैं। इसी तरह से इक्वली स्पेस्ड के लिए और अनइक्वली स्पेस्ड डेटा सेट्स दोनों के लिए हमने इस काम को परफॉर्म किया था कि अगर आपके पास जो है वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जो आपके पास मौजूद है, यहाँ पे आपको किसी भी जो है क्योंकि p के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा, डायरेक्ट f ऑफ x के ही ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट dy बाई dx को कंप्यूट करने का काम कर सकते हैं। इसको किस तरीके से कंप्यूट किया था, किस तरीके से हमने इसको इवैल्यूएट किया था, ये भी क्लास के लेक्चर जो है आपको डिफरेंशिएशन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के थ्रू हम अचीव क्या चीज़ करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन के थ्रू हमें क्या मिल रहा होता है? आसान करूँ मैं और बात करूँ। ओके, एरिया अंडर द कर्व होता है। और कोई? यस, एनीवन एल्स? और कोई? हमजा और साद, अनस, हसीब। इंटीग्रेशन के थ्रू क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं? तैयबा, नूर, कशफ, बाकी के जो लोग मैम हैं। क्वेश्चन को फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और उसको एड अप कर रहे होते हैं हम इंटीग्रेशन में बेसिकली। अच्छा, और कोई? और कोई फंक्शन को छोटा छोटा करके एडअप करने के अलावा क्या करते वैसे हैं? इक्वेशन फाइंड करने के लिए किस चीज़ की इक्वेशन? किसी भी लाइन की। लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक है, और कोई? वेल, हमारे पास इंटीग्रेशन का जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट आता है, वो इंटीग्रेशन हम इस्तेमाल उस कंडीशन में कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम 2 डायमेंशन की किसी वैल्यू को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, जिसका एक बहुत अच्छी सी बात यह है कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है आप ए से बी किसी न किसी पॉइंट के ऊपर अपने फंक्शन को एवेलुएट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी का कौन सा पॉइंट है? ए और बी हमारे पास वो पॉइंट है जो हमारे इंडिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और इस इंडिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर जो भी फंक्शन हमारा ड्रॉ हो रहा है, इस फंक्शन का फॉर एग्जांपल अगर ये हम ए और बी कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस बिट के अंदर या इस इंटरवल के पॉइंट्स के अंदर कितना हमारे पास जो रीजन है, ठीक है, कितना रीजन हमारे पास इस फंक्शन के बिलो लाई कर रहा है। ठीक है, इसी को हम मैथमेटिकली जब कह रहे होते हैं तो हम किसी भी कर्व के बीच में जो एरिया लाई कर रहा है उसको एवेलुएट कराने का काम कह रहे होते हैं। इसीलिए हम जब डेफिनेट इंटीग्रल का काम करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये एरिया है अंडर द कर्व, यानी कोई भी कर्व जो आपके पास मौजूद है उसके अंडर कितना एरिया जो है वो लाई कर रहा है, हम उसको एवेलुएट करने का काम करते हैं थ्रू न्यूमेरिकल थ्रू इंटीग्रेशन इटसेल्फ। कर्व अगर क्लोज कर्व है, ठीक है, क्लोज कर्व से मुराद कौन से कर्व हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कल है, सर्कल भी एक कर्व है, सर्कल का एरिया भी इवैल्यूएट किया जा सकता है, सर्कल के एरिया को भी इवैल्यूएट करने का काम कर सकते हैं। विद इन द कर्व, क्योंकि क्लोज कर्व है इसलिए अंडर द कर्व के एरिया में पूरी एक क्लोज फिगर ही हमारे पास ये क्लोज एरिया जनरेट होगा। लेकिन अगर आपके पास ओपन कर्व है कोई भी, तो उसके बिलो कितना एरिया जो है वो लाई कर रहा है, मेनली हमारा जो पर्पज होता है इंटीग्रेशन के थ्रू वो इस काम को इवैल्यूएट करने का होता है। ओके, अब हम इसमें करते क्या हैं? बेसिकली हम करते ये हैं कि मैं अगर बिल्कुल फर्स्ट क्लास में एक आप लोगों के साथ मैंने चीज़ डिस्कस की,
हैं बात को। फर्स्ट क्लास में हमने ये सर्कल डिस्कस किया था, याद है? जब हम एरर्स की बात कर रहे थे तो हमने सर्कल को डिस्कस किया था। ठीक, अगर हमें इस सर्कल की वैल्यू को या सर्कल के एरिया को, कितना एरिया सर्कल के बिलो लाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो साइडेड फिगर्स होती हैं, जो पॉलीगॉन्स की फिगर्स होती हैं, लाइक ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जितनी भी आपके पास पॉलीगॉन शेप्स मौजूद हैं, साइडेड फिगर्स जो होती हैं उनका एरिया एस्टिमेट करना हमारे लिए मैथमेटिकली ईजी था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ये चीज़ डिस्कवर होती गई कि जो कर्व पैटर्न्स होते हैं, आइदर क्लोज्ड कर्व्स और ओपन कर्व्स, उनका एरिया हमारे लिए एवेलुएट करना आसान नहीं है। उस वक्त क्या किया गया, उस वक्त इस चीज़ को जो है वो डिस्कवर किया गया कि जैसे जैसे आप पॉलीगॉन्स की साइड्स बढ़ाते रहेंगे, यानी आप किसी भी कर्व के अंदर किसी भी साइडेड फिगर को इंस्क्राइब करने का काम करें। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हमने जो है वो एक हेक्सागोन यहाँ पे पहले, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल पहले जो है वो इंस्क्राइब करती, तो ट्रायंगल एक मैक्सिमम एरिया को कवर करने का काम करता। इसी तरह से ट्रायंगल के बाद अगर हम इसके अंदर स्क्वायर को इंस्क्राइब कराने का काम करते हैं, स्क्वायर ट्रायंगल से ज़्यादा एरिया को जो है वो कवर कर लेगा। इसी तरह से स्क्वायर के बाद आप जो है वो पेंटागन की तरफ अगर हेड करें तो पेंटागन स्क्वायर से ज़्यादा एरिया को कवर अप करेगा। यानी जैसे जैसे आप इसकी नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करते रहेंगे, जो भी आपके पास पॉलीगॉन फिगर है, जैसे जैसे वो पॉलीगॉन फिगर आपकी nth डायमेंशन तक हिट करती रहेगी, वैसे वैसे आपका मैक्सिमम कर्व का जो एरिया है वो कवर होता रहेगा। इसी के थ्रू हमने स्पाई की वैल्यू को जनरेट की। ये बात क्लोज कर्व के लिए जिस तरह से प्रूव होती है, सेम यही बात आपके पास जो है वो ओपन कर्व्स के लिए भी प्रूव हो रही होती है। किस तरह से ये ओपन कर्व्स के लिए प्रूव हो रही होती है, ज़रा इस जगह पे देखिएगा। मैं इस साइट का लिंक उस डॉक्यूमेंट में भी डाल चुकी हूँ, और ये वाला लिंक मैं आपको यहाँ दोबारा भेज दूँगी ताकि आप इस साइट को एक दफ़ा विजिट ज़रूर करें। यहाँ पे देखें, ये हमारा एरिया है कर्व के, जो भी हमारा फंक्शन है, फॉर एग्जांपल वो हमारा फंक्शन इन्होंने इस तरह से मेंशन किया हुआ है। जिस तरह से हम क्लोज कर्व के अंदर साइडेड फिगर्स को कराने का काम कर सकते हैं, इसी तरह आप कर्व के अंदर भी फिगर्स को इंड्यूस कराने का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगल्स को इंड्यूस कराने का काम किया, यानी कर्व के बिलो इन्होंने रेक्टेंगल्स को इंस्क्राइब करवाया। अब यहाँ पे देखें, जैसे जैसे हम इन साइड्स को, सॉरी, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करते रहेंगे, हमारा मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा होगा। यहाँ पे अगर देखें, अभी हमने सिर्फ 2 रेक्टेंगल्स को इंस्क्राइब कराया है इसके अंदर, तो इसका जो ये वाला एरिया है आप लोगों को नजर आ रहा है? जी मैम। ठीक है, यहाँ पे इसका जो ये एरिया देखें, ये एरिया लेफ्ट हैंड है, उसके अपोजिट क्या हुआ हुआ है, ये एरिया जो इस कर्व का पार्ट है ही नहीं, वो एरिया इसने यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को कर दें, फॉर एग्जाम्पल हमने पहले यहाँ 2 रेक्टेंगल्स दिए थे, अब हम यहाँ पे 7 रेक्टेंगल्स को कंसिडर करना शुरू करें। पहली वाली फिगर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखें, इसका मैक्सिमम एरिया कवर होना शुरू हो गया जैसे जैसे इसके आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करना शुरू किया। वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपके पास मैक्सिमम एरिया जो है वो बिलो दिस कर्व कवर अप करना शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं इसका नंबर ऑफ टर्म्स मजीद इंक्रीज कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बजाय 7 रेक्टेंगल्स इंड्यूस कराने के, हम यहाँ 16 रेक्टेंगल्स को इंड्यूस करा दें, उससे ज़्यादा मैक्सिमम आप देखें आपके पास जो एरिया है वो सारा कवर अप होना शुरू हो जाएगा। तो वो काम जो आप क्लोज कर्व के लिए पॉलीगॉन से ही कर रहे हैं, सॉरी से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। एक मिनट, मैम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, 2 2 3 3 4 4 महीने के लिए लैब में मेरे अलावा भी लोग हैं ना, मैम नहीं आ रहा ना, पहले से चल रहा था, ये एक मिनट। बहुत बड़ा था।
जमीन मेरी क्लास हो रही है, थोड़ा सा हल्के बोलेंगे। ठीक है, मैं ये बता रही थी कि जिस तरह से क्लोज कर्व के अंदर आप देखें, आपने पॉलीगॉन्स की साइड्स को इंक्रीज किया था। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमने अगर फोर्थ साइड से उसे फिफ्थ साइड्स के ऊपर कन्वर्ट कर दिया था, स्क्वायर से हम उसे पेंटागन पे, पेंटा से हेक्सा पे, हेक्सा से ऑक्टागन पे, जैसे जैसे हम उसकी नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर रहे थे, वैसे वैसे क्या हो रहा था, उसका मैक्सिमम एरिया हमारे पास कवर अप हो रहा था। सेम इसी तरीके से अगर हम किसी ओपन कर्व के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, ऐसा कोई कर्व जो क्लोज फिगर आपको नहीं दे रहा है बल्कि एक ओपन फिगर आपको जो है वो दे रहा है, उसका एरिया अंडर द कर्व ऑब्जर्व करने के लिए या अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम जो बेस्ट काम कर सकते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं कि हम उसे रेक्टेंगल्स के थ्रू या फिर हम उसे ट्रेपेजाइड्स के थ्रू, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने रेक्टेंगल्स कंसिडर किए हैं, यहाँ पे ट्रेपेजाइड्स कंसिडर किए हैं। रेक्टेंगल्स का काम हम कब कर रहे होते हैं, जब हम एनालिटिकली सिस्टम को सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह से अभी हम जब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में डिस्कस करेंगे तो हम इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इन शेप्स को बजाय रेक्टेंगल के ऊपर लेके जाने का, हम इसको ट्रेपीजियम्स के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कराने का काम करेंगे। ये जो फिगर्स आपके पास आती हैं, फोर साइडेड फिगर्स ही होती हैं, लेकिन ये ट्रेपीजियम की फिगर्स होती हैं जो ना रेक्टेंगल हो रही होती हैं ना स्क्वायर्स बन रही होती हैं। आप चाहें तो उसको सर्च आउट भी जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रेपीजियम्स बढ़ाते रहेंगे या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाते रहेंगे, या मैं इसको यूँ कहूँ कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आप इंक्रीज करते रहेंगे, वैसे वैसे आपके पास मैक्सिमम एरिया जो है वो किसी भी कर्व के बिलो कवर अप होने का काम कर रहा है। अब हम क्यों न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को फोकस करें, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट आपके पास इटसेल्फ इंटीग्रेशन का था कि हम इंटीग्रेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत क्यों है, दोबारा से मैं ऐसी बात पे आऊँ कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं जो अवेलेबल नहीं थी। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में क्या होता था, हमारे पास फंक्शन नोन नहीं होता था। इंटीग्रेशन में पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए फंक्शन नोन हो, लेकिन जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो ये है कि आप सबको भी अंदाजा है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जो है वो अगर हम कंसेक्यूटिवली इंटीग्रेशन की बात करें डिफरेंशिएशन के साथ, तो इंटीग्रेशन हमारे लिए डिफरेंशिएशन से ज़्यादा मुश्किल होती है उसको इवेलुएट करना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल हो रही होती हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ती है, सब्स्टिट्यूशन 2-3 बार अप्लाई करनी पड़ती है। इसी तरह पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको बजाय सब्स्टिट्यूशन लगाने के आपको उसको बाय पार्ट्स के थ्रू इवेलुएट करना पड़ जाए, तो आपके पास उसको मैनुअली सॉल्व करना उससे ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है आपके पास आ जाए, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शंस के मेथड से सॉल्व करना वो उससे ज़्यादा जो है वो आपके लिए टाइम टेकन होगा। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, यानी हमारे फंक्शंस जब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस बन जाए, फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन हो x³ इंटू ई टू द पावर स्क्वायर, इस तरह का अगर आपके पास फंक्शन गिवन है, तो इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर 3 बार आपको पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। यानी वो आप इंटीग्रल के अंदर u इंटू वी वाला काम कर रहे होते हैं, उसको आपको यहाँ पे 3 मरतबा इवेलुएट करना पड़ेगा, फिर आप जाके इस टर्म को सॉल्व करने का काम कर सकते हैं। इसी तरह से फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास फंक्शन गिवन है, मैं अगर कोई भी एक फंक्शन यहाँ पे ले लूँ, एग्जाम्पल से ही देखती हूँ तो ज़्यादा समझ रहेगी आपके लिए भी। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है dx ओवर 1 + x², कोई मुझे बताएगा इसका इंटीग्रल क्या आएगा, क्या होता है इंटीग्रल इसका? मिस आई थिंक ये पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन फ्रैक्शन। लेना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना चाहें पार्शियल फ्रैक्शन, दूसरा एक और काम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं आप। हम 2x भी तो चाहिए होगा ना फिर हमें ऊपर।
इसीलिए पूछ रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं आप? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ओके, और कोई? यस मैम, करा सकते हैं। 2 tan इसमें थीटा की। ले सकते हैं, a tan थीटा आ जाएगा। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी इसको सॉल्व करने का काम कर सकते हैं। चले मैं करती, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लेते हैं इसको, assume that x is equals to, हम कह देते हैं इसको 10u, ठीक है। तो आपके पास x is equals to 10u के थ्रू आप जो भी आपका इंटीग्रल है उसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम x पैरामीटर टुवर्ड्स एनी पैरामीटर u। मैंने इसको यहाँ u ले लिया, आप t ले लें, p ले लें, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। सिमिलरली हम 10u को जो है वो लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस की फॉर्म में। 10 हमारे पास टेंजेंट बराबर होता है साइन ओवर कॉस, ऐसा ही है। अब अगर हमने x को कन्वर्ट किया है, इसका मतलब है x के साथ साथ हमें किस टर्म को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस dx वाली टर्म को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर dx वाली टर्म को कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है आपको इस टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। सो वी आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑन x विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन और विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल u। हम dx को विद रिस्पेक्ट टू u अगर एवेलुएट करने का काम करें तो यहाँ पे आपके पास रैशनल फंक्शंस के लिए जो फॉर्मूला डेरिवेटिव का इस्तेमाल होता है u ओवर v के लिए, वो रैशनल फंक्शंस का फॉर्मूला क्या कहता है कि ये किसके बराबर आ जाएगा, cos स्क्वायर u cos बाहर, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, अगेन cos, minus sin here, then sin u here, और sin के बाद आपके पास cos का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो cos का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा माइनस sin। ठीक, अब अगर आप इसको सॉल्व करें, मैं अगर इसको जल्दी से सॉल्व करके दिखाऊं तो dx बाय du बराबर किसके होगा, ये टर्म आपकी आ जाएगी cos स्क्वायर u, और ये आपके पास आ जाएगी माइनस माइनस विल बी प्लस, सो इट विल बी साइन स्क्वायर u, ठीक है। यहाँ पे cos स्क्वायर u की टर्म आएगी, यहाँ पे साइन स्क्वायर u की टर्म आएगी विद पॉजिटिव साइन है। अब एक आइडेंटिटी अगर आपको याद हो कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1। इसका मतलब है dx हमारे पास जो है वो बराबर आ जाएगा इसके, इसको यहाँ पे अगर ले आऊँ ये dx इवैल्यूएट होगा मेरे पास। यस मैम। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, लोगों के लिए हिंदी नहीं समझ में आया। इंटीग्रेशन से पहले, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से पहले हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्यों न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की ज़रूरत हमें उन केसेस के अंदर पड़ रही है, या उन केसेस में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तरफ हेड करते हैं जहाँ पे सिंपल फंक्शन, जो फंक्शंस आपको गिवन होते हैं, उन फंक्शंस को एवेलुएट करना एनालिटिकली आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, या पॉसिबिलिटी उसकी आपके पास बहुत कम होती है। फॉर इंस्टेंस हमने यहाँ पे अभी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस की, किस तरह से ये आपके पास एक्स क्यूब e टू द पावर एक्स स्क्वायर, आपको उसको बार पार्ट्स के थ्रू इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल आपके पास आई है इंटीग्रल ऑफ dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको एनालिटिकली सॉल्व करें तो एनालिटिकली इसको सॉल्व करने के लिए आप इस पे पार्शियल फ्रैक्शंस भी अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई ना करवाना चाहें आप, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू अगर इवैल्यूएट करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम x को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करें, x इक्वल्स टू 10u, 10u को हम sin u ओवर cos u की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट का फंक्शन हमारा sin ओवर cos वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
सिमिलरली अगर आपने x को इन द फॉर्म ऑफ u कन्वर्ट कर दिया है तो आपको dx को भी du की फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। सो व्हेन यू आर टेकिंग व्हेन यू विल टेक डेरिवेटिव ऑन दिस dx विद रिस्पेक्ट टू u हियर, आपके पास यहाँ u ओवर v का फॉर्मूला जो है वो इवेलुएट होगा डेरिवेटिव्स के लिए, दैट इज v स्क्वायर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v इटसेल्फ। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ cos स्क्वायर u की टर्म प्लस sin स्क्वायर u वाली टर्म जो है वो इवेलुएट होगी। सो cos स्क्वायर u प्लस sin स्क्वायर u विल बी इक्वल्स टू 1 हियर, सो dx इज इक्वल्स टू 1 ओवर cos स्क्वायर du। अब ये सारी टर्म्स जो हमें यहाँ पे मिली हैं, इनको हम इनकी प्लेसेस के ऊपर जो है वो शिफ्ट करा देते हैं। आपके पास जो टर्म्स आई हैं उसमें इंटीग्रल एज इट इज है, ठीक है। dx की जगह पे मैं प्लेस कर रही हूँ ये वाली वैल्यू 1 ओवर cos स्क्वायर u du वाली टर्म, ठीक है। तो अगर हम इस टर्म को यहाँ पे प्लेस कर दें dx की पोजीशन पे, अच्छा इस dx को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, तो मैं इसको लिखूँ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से dx यहाँ मल्टीप्लाई करा, इसको इस तरह से भी मैं रिप्रेजेंट करा सकती हूँ। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इस टर्म को अगर हम कन्वर्ट करा दें x से u की फॉर्म में, सो 1 ऐसे ही रहेगा ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म। एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास क्या है, x बराबर है साइन ओवर कॉस के, सो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर u ओवर कॉस स्क्वायर u। तो मैं इसमें यहाँ लिख सकती हूँ साइन ओवर कॉस। इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे dx की पोजीशन पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर इंटू डी। अब अगर हम यहाँ सिंप्लीफिकेशन करें, यहाँ पे देखें आपके पास स्क्वायर अप्लाई होगा, स्क्वायर लगाने के बाद आप यहाँ पे अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एलसीएम अगर ब्रेक करेंगे तो cos स्क्वायर यू यहाँ पे भी आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर यू वाली टर्म आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एवेलुएट करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो आएगी कि 1 ओवर cos स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर यू। ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, हमारे पास 1 ओवर cos स्क्वायर अब यहाँ पे जो भी टर्म्स आपके पास कट डाउन हो सकती हैं उनको यहीं पे कैंसिल आउट कर दीजिए। ये वाली टर्म हमारे पास अगेन किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। इसका मतलब है इसके रिजल्ट में हमारे पास जो इंटीग्रल खाली बच रहा है वो इंटीग्रल किसका बच रहा है, डी यू का। ऐसे ही इंटीग्रल डी यू का किसके बराबर होगा, इंटीग्रल जो है वो साइन को कट ऑफ करेगा, तो सिंपल आपके पास वैल्यू आएगी किसकी, u की। अब इस u की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, u आपके पास किसके बराबर है, x इज इक्वल्स टू 10u। तो अगर हमें यहाँ से u की वैल्यू चाहिए तो इस u की वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं कि u इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा। अगर आप इन्वर्स का फंक्शन याद हो तो इन्वर्स का फंक्शन यही होता है कि आप इन्वर्स का फंक्शन अप्लाई करा दें तो 10 को उस तरफ कैंसिल कराएगा और u आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास इस इंटीग्रल का आप अगर इसका एनालिटिकली भी फॉर्मूला खोलें तो ये इसी के बराबर आ रहा होता है कि आपके पास प्लस सी वाला काम हम साथ में वाई सी के लिए काम कर रहे हैं।
ये आपके पास इसकी इवैल्यूएशन इस इंटीग्रल की होती है। याद आया अब आप लोगों को कि नहीं? जी में से डायरेक्ट फॉर्मूलेस भी होते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो इसी मेथड के थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है। अगर फॉर्मूला याद ना हो किसी को तो हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू फॉर्मूला को इसी तरह से इवैल्यूएट करने का काम जो है वो कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि अभी हमें जो काम करना पड़ा कि इस पूरी चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ी। और बहरहाल यहाँ पे एक आपके पास कहें कि इत्तेफाक था कि आपको सिर्फ एक ही दफ़ा सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ी, वरना आपको कभी कभी 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी पैरामीटर्स को यू को टी की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कराना पड़ता है, फिर टी को अगेन यू पे लाएं, फिर यू को उसके ऊपर जो है वो वापस लेके जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एक ब्रैकेट खुलता है कि आप बजाय इसको एनालिटिकली डील करने के आप इसको कन्वर्ट कर दें किसके ऊपर, न्यूमेरिकल टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल टेक्निक्स या न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कभी भी इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। रीज़न उसकी क्या है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या न्यूमेरिकल मेथड सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए काम करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही है, सेट ऑफ पॉइंट्स के ऊपर हम वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम फंक्शंस को एवेलुएट करने का काम करते हैं। ये बेसिक हमारे पास एक जो है कहें कि अंडरस्टैंडिंग है न्यूमेरिकल टेक्निक्स के कोर्स मैम के फिर से बताइएगा ये चीज़। मैं ये कह रही हूँ कि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कभी भी इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। हमेशा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो टेक्निक्स हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर अप्लाई होंगी, यानी जिसकी लोअर लिमिट और जिसकी अपर लिमिट आपके लिए नोन है। जब तक आपके लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट नोन नहीं है उस वक्त तक आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तरफ हिट नहीं कर सकते। उसका जो रीज़न है, क्या रीज़न है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और कि हम डेफिनेट पे तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन इनडेफिनेट के लिए नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली वो बेसिक पॉइंट है या वो फंडामेंटल कोर आपका कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल टेक्निक्स का या न्यूमेरिकल मेथड्स का। जब आप न्यूमेरिकल मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं तो आपको खुद आइडिया हो रहा होगा इस चीज़ का कि हम जो काम कर रहे हैं वो सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए या सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जब तक आपका सेट ऑफ पॉइंट्स या आपके डेटा पॉइंट्स इटसेल्फ आपके लिए डिफाइन नहीं है उस वक्त तक आप कोई भी न्यूमेरिकल टेक्निक को जो है प्रोसीड नहीं करा सकते। फॉर इंस्टेंस में अगर आपसे कहूँ आप जैकोबी मेथड इस्तेमाल करें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो जब तक आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर आइट्रेशंस डिफाइन नहीं की जाएंगी, ठीक है, या आपके एरर्स डिफाइन नहीं किए जाएंगे, यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके लिए एरर्स की फॉर्म में हो सकती है, आइट्रेशंस की फॉर्म में हो सकती है, डिफाइन नहीं की जाएगी, उस वक्त तक आप उसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको डायरेक्ट मेथड की तरफ हेड करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से जब तक आप जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स को यानी कि अपने इंटीग्रल को डेफिनेट नहीं बनाएंगे, यानी किस पॉइंट से किस पॉइंट तक आपने ये काम करना है, उस वक्त तक आप उसके ऊपर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की टेक्निक्स को जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? क्या समझ में नहीं आया? ये आपने कहा इंडेफिनिट यदि अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपने ये इंडेफिनिट पे तो अप्लाई किया है। ये आपने कहा लिमिट्स पुट बेटे मेरे, ये मैंने न्यूमेरिकल टेक्निक अप्लाई की है। कौन ठीक है फिर? ये न्यूमेरिकल टेक्निक है, मेरा आपसे सवाल है। आपने कौन सा अप्लाई किया? जी अहमद, ये न्यूमेरिकल टेक्निक है। ये तो सिंपल है, एनालिटिकल मेथड है ना, जो आप करते आ रहे हैं कैलकुलस में, यही तो किया है अभी तक आपने। और एनालिटिकल मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी टेक्निक अप्लाई किया? फर्क क्या होता है एनालिटिकल और न्यूमेरिकल टेक्निक के अंदर? न्यूमेरिकल में जब आप न्यूमेरिकल टेक्निक या न्यूमेरिकल मेथड की बात कर रहे हैं, मैं वही बता रही हूँ, न्यूमेरिकल मेथड के अंदर या न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हमारे पास सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स गिवन होते हैं। उन सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। ठीक है, जैसे आपको x गिवन होता है, x की कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कुछ y के पॉइंट्स गिवन होते हैं। इस केस के अंदर हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स की तरफ हेड कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फंक्शन नोन नहीं होता।
जब फंक्शन नोन नहीं होता तो जो नंबर्स हमारे लिए नोन है, जो वैल्यूज हमारे लिए नोन है, उन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हम न्यूमेरिकल रिजल्ट्स की तरफ जो है वो हेड करते हैं या अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट्स की तरफ हेड करते हैं। जब हमारे पास फंक्शन नोन होता है, जब हमें फंक्शन पता होता है, उस वक्त हमें फिर फंक्शन के थ्रू प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम फिर डायरेक्ट उस फंक्शन को लेते हैं, मतलब वैल्यूज़ को बजाय इवैल्यूएट करने के हम फंक्शंस को के थ्रू इवैल्यूएशन को परफॉर्म करते हैं और उसके बाद अपने किसी भी एग्जैक्ट रिजल्ट तक जो है वो हेड करने का काम कर रहे होते हैं। ये आपके पास इंटीग्रल को एनालिटिकली सॉल्व करने का तरीका है जिसके थ्रू आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो किसी भी फंक्शन के लिए एग्जैक्ट रिजल्ट आप अटेन कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि जी इस पे न्यूमेरिकल लगना है या इसके ऊपर जो है वो एनालिटिकल कोई मेथड लगना है? दो तरीके हैं उसको जज करने के। पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन है जो आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको इजीली फंक्शन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह का एक फंक्शन दे देती हूँ कि आपके पास गिवन है x² dx। इस पे मुझे कुछ भी मेहनत करने की जरूरत है इस इंटीग्रल पर? डायरेक्ट मैं यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर सकती हूँ ना? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन या कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन या बाय पार्ट्स या कोई भी फॉर्मूला XYZ लगाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई करा सकते हैं, इसको इवैल्यूएट करने का काम कर सकते हैं। ये आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का डेटा सेट गिवन है, ठीक है, आपको किस तरह की कंडीशन या सिनेरियो गिवन है। अगर इटसेल्फ आपका सिनेरियो ऐसा है कि आपका फंक्शन ईजी है, आप उसे मैनुअली परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप तो सिंपल इसको मैनुअली डील करें, मैनुअली डील करने के बाद इसको सॉल्व करके इसके रिजल्ट को इवैल्यूएट कर दें। प्रॉब्लम आपको किस वक्त आएगी? प्रॉब्लम आपको उस वक्त आएगी जब आपके पास ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन बने, ठीक है, मतलब इसके अंदर x की वैल्यूज इंक्रीज कर दें या एक से ज़्यादा वेरिएबल इसके अंदर इंड्यूस करा दें, तो आपको dx, dy, dz यानी तीन इंटीग्रल्स को पहले x के थ्रू इवैल्यूएट करें, देन y के थ्रू, देन z के थ्रू आप इसको इवैल्यूएट करने का काम करें, फिर ये कंडीशन आपके लिए उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो जब आपके पास सिस्टम कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है, बजाय हम उसको एनालिटिकली डील करने के, मैनुअली डील करने के, हम उसे न्यूमेरिकल टेक्निक्स की तरफ लेके चले जाते हैं। अब तक हमने न्यूमेरिकल टेक्निक को डिस्कस नहीं की है, अभी तो हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके हम क्यों मैनुअली सिस्टम को सॉल्व नहीं कर रहे, हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है किसी न्यूमेरिकल जो है वो टेक्निक की तरफ हेड करने की, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन मैंने अभी जिस तरह से बताया कि आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स नोन है, फंक्शन आपका नोन नहीं है, तो इस सेट ऑफ पॉइंट्स के थ्रू आप किस तरह से अपने फंक्शन को इवैल्यूएट करने का काम कर सकते हैं, वो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर न्यूमेरिकली, क्योंकि नंबर्स मौजूद है, फंक्शन मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की किसी ना किसी टेक्निक की तरफ हेड करना पड़ता है। ये आपके पास बेसिक जो है वो प्रॉब्लम है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ओके, अब आते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला डिफाइन करें। किस तरह से हम इसका फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं वो देखते हैं। बहुत आसान है इसकी डेरिवेशन भी, इसलिए इसकी डेरिवेशन के अंदर जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ पे मुझसे मैं ख़त्म कर लूँ तो फिर मुझसे एक के बाद एक क्वेश्चन कर लीजिएगा ताकि हम उसको यहीं पे क्लियर कर लें। हम किसी भी इंटीग्रल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, i = a to b, यानी आपका अभी क्योंकि बाकी कि हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर खाली बेस कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करने का काम टेक्निक्स के अंदर हम डिस्कस नहीं कर रहे होते। सो व्हेन वी आर डीलिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स वी मे राइट इट एज दिस। आपके पास कोई भी f(x) के पॉइंट्स हैं, किसी भी वैल्यूज x0 टिल xn तक की वैल्यूज के लिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने अपने इंटरवल जो a से b तक का इंटरवल है, ठीक है, वी हैव टू डिवाइड दिस इंटरवल इनटू n सब इंटरवल्स जिसकी हमारे पास कोई भी विड्थ है h, ठीक है। हमने अपने इस इंटरवल को यानी इस a, b के इंटरवल्स को n डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर सब डिवाइड कर दिया है जिसकी विड्थ है h, यानी जो हाइट है एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल की, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करा सकते हैं x0 x0 + h x0 + 2h अप टिल x0 + nh तक की वैल्यूज के लिए हम ये काम कर सकते हैं। तो जब आप इसको a से b को डिवाइड करा देंगे तो आपने a वाला जो आपके पास लोअर लिमिट थी वी में से इट एज x0, यानी ये जो हमारा पॉइंट है ये a का पॉइंट, इसको हमने x0 कह दिया, देन आर x1 विल बी x0 + h,
x2 will be x0 plus 2s up till xn वैल्यू के लिए आप जब काम करेंगे so it will be x0 plus nh। ये बात हम पहले भी कर चुके थे कि हम किस तरह से x1 को x0 plus h लिख सकते हैं या x0 plus 2h x0 plus nh तक की टर्म्स तक प्रोसीड कर सकते हैं। वेल अब अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू को x0 से रिप्लेस करा दें, b की वैल्यू को x0 plus nh, क्योंकि हमने x0 से xn तक की वैल्यू तक प्रोसीड करना है, यानी हमने उसको डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर सब डिवाइड कर दिया। सो x0 से लेकर x0 plus nh f of x dx इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगी? ये हमारे पास जो टर्म है वो टर्म किसके बराबर आएगी? वो टर्म आपके पास सिंपल x0 की जगह अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट कराएं, यानी हम फर्स्ट वैल्यू के लिए अगर इवैल्यूएशन का काम कर रहे हैं तो हम फर्स्ट वैल्यू के लिए अगर इवैल्यूएट कराएं तो हम x0 की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, 0 से ये टर्म भी 0 हो जाएगी, सो 0 प्लस n h की वैल्यू हमने अपनी जो है वो एज इट इज अभी सब्स्टिट्यूट की है। एज अब आपके पास कोई भी कांस्टेंट कोई भी इंटरवल विड्थ हो सकती है उसको सब्स्टिट्यूट किया है। तो 0 से लेके n तक, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं? 0 से n का मतलब है फॉर एग्जांपल आपने अगर 6 इंटरवल 0 till 6 जी h की वैल्यू क्या ली है यहाँ पर? h की वैल्यू को हमने h ही रखा है, h की वैल्यू हमने कुछ नहीं ली। x0 की वैल्यू फर्स्ट 0, ठीक है, तो नीचे वाली यानी लोअर लिमिट आपकी 0 हो जाएगी, सही। फिर आप अपर 0 लिमिट से में लेके बताइए। अपर लिमिट जब इसकी सब्स्टिट्यूट कराएंगे 0 प्लस n, इन्होंने इसको रखा है h, इन्होंने इसको कॉन्स्ट, क्योंकि जब आप इसकी अगर आपको इसको मैं अगर थोड़ा सा खोलूँ, जब आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो h क्योंकि कांस्टेंट टर्म है वो साथ साथ आ रही होगी। इन्होंने इस h को एक कांस्टेंट डील किया है, क्योंकि वो h n कुछ भी हो h तो सेम ही रहेगा, ऐसे ही है। आप n4 लें तब भी h2 रहेगा, आप n6 लें तब भी h2 रहेगा, अगर 2 की हाइट आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बजाय इसको यहाँ पे लिमिट के अंदर कंसीडर करने के, जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करा रहे होते हैं, हम जब लिमिट पुट कराने का काम कर रहे होते हैं तो f of b माइनस f of a से आपको याद होगा हम इस कांस्टेंट टर्म को, यानी जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने इस टर्म को इस फॉर्म में इवैल्यूएट कर दिया कि आप इसको किसी भी h की फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं और इसे 0 से n ले सकते हैं। प्लस दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि इस f of x को कन्वर्ट कर दिया x0 प्लस RH पे। याद है किसी को कि ये f of x को हम इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, पहले तो ये बताएं। वो मुझे याद नहीं है, आप बता दें। यस मैम लिख सकते हैं, वो नीचे आपने जो दिखाया है। मैं सिर्फ एक हिंट दूंगी और अगर जिसको देखना है वो फिर नेक्स्ट पीछे की क्लासों में जाके रिकॉर्डिंग में उसको सर्च आउट करे स्ट्रीम पे और उसको देखे कि कहाँ से ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने इंटीग्रेशन के टॉपिक में ये वाली बात डिस्कस की, सॉरी इंटरपोलेशन के टॉपिक में हमने ये बात डिस्कस की। इंटरपोलेशन का हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें याद करें ये वाली टर्म, यहाँ पे हमने कहा था वी हैव f of x is equals to f of x naught plus ph। हम f of x को f of x naught plus ph की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करा सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं, क्योंकि x naught plus ph के थ्रू आपको विद इन द रेंज ही कोई ना कोई वैल्यू जो है वो मिल रही होगी। तो जो भी आपकी वैल्यू विद इन द रेंज लाई कर रही होगी, आप उस f of x को f of x naught plus h की फॉर्म में, यानी इनिशियल वैल्यू और अपनी विड्थ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराने का काम कर सकते हैं। इन्होंने सिंपल क्या किया, इस p की जगह r सब्स्टिट्यूट करा दिया। आपको अगर p समझ में आ रहा है, आप अब तक p के लिए काम करते आ रहे हैं, तो आप इसको p सब्स्टिट्यूट कराएं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की। समझ में आ रही है बात? तो सिंपल इसी वाली बात को लेते हुए f of x is equals to f of x naught plus ph, इन्होंने यहाँ पे f of x की जगह f of x naught plus rh वाली टर्म इंड्यूस करा दी और यहाँ पे डेरिवेटिव जिस भी वेरिएबल को आप वेरिएबल कंसिडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमने इसको एवेलुएट करने का काम किया। ओके, तो जब आप x is equals to x naught plus rh सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब है आपको इस x को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑन पैरामीटर r। नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया तो इंटरपोलेशन का टॉपिक याद है? कहाँ पे? नहीं, ये वाली वैल्यू एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, या आप ये बता दें। यहाँ पे लाई करेगी जो भी वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल ये बीच की वैल्यू आप इसको एस्टिमेट करने का काम कर रहे हैं, तो ये r कोई भी वैल्यू हो सकती है ना इस रेंज के बीच में, जो भी x आपके पास मौजूद है उसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है।
सही है। ठीक है, ओके। तो आप इस x को भी कन्वर्ट करेंगे पैरामीटर r के ऊपर। व्हेन यू कन्वर्ट दिस वैल्यू टू द पैरामीटर r, व्हेन यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑन दिस वैल्यू dx by dr, x naught is constant term here, so it will be equals to 0, and when you are taking derivative on rh with respect to r, it will be equals to h itself. So dx को यहीं छोड़ें, divided by dr वाली टर्म जो यहाँ पर आई है उसको साइड पे लेकर आ जाए, so dx is equals to h dr की फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने सिंपल क्या किया, i इक्वल्स टू एच एज इट इज आ गया, 0 till n तक की हमारे पास लिमिट थी। अब ये फंक्शन जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है f x नॉट प्लस आर एच, इस पूरे फंक्शन की जगह हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की सीरीज रख सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी फंक्शन को उसकी सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ये बात भी हमने डिस्कस किया है इंटरपोलेशन को जब प्रोसीड किया है। तो आप यहाँ पे देखें f of x इज इक्वल्स टू दिस, और f of x इटसेल्फ आपके पास किसके बराबर है, f of x इज इक्वल्स टू f of x नॉट प्लस पी एच। इसका मतलब आप यहाँ पे f of x की जगह भी f of x नॉट प्लस पी एच की टर्म सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। सो f of x नॉट प्लस पी एच विल बी इक्वल्स टू y नॉट प्लस p चेंज इन y नॉट प्लस p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल चेंज स्क्वायर y नॉट एंड सो ऑन। इसी पूरी सीरीज को उठाकर f of x नॉट प्लस आर एच की जगह पे पी एच आप यहाँ कर लें, मैं दोबारा से कहूँ इसको पी एच कर लें तो ये भी आपका डी पी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये पूरी सीरीज आपकी पी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इन्होंने इसको यहाँ पे आर सब्स्टिट्यूट किया, मेंशन भी इन्होंने किया है कि यहाँ पे इन्होंने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को ला के सब्स्टिट्यूट कराया। डी आर आपके पास एज इट इज़ जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर जो है वो आ जाएगा। वेल, इसके बाद हमने क्या काम किया, इसके बाद हमने सिंपल इन वैल्यूज़ के ऊपर इंटीग्रल टर्म टू टर्म निकालना शुरू करें। जब आप इस वैल्यू के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू के ऊपर, ठीक है, हम इस वाली टर्म के ऊपर अगर इंटीग्रल अप्लाई कराएं तो वहाँ पर सिंपल डी आर वाली टर्म आ जाएगी और वाई नॉट की टर्म आपकी आएगी, यानी वाई नॉट डी आर वाली टर्म आएगी। When you applied the limit on that value, it will be equals to n minus 0। मैं अगर पहली टर्म को आपके लिए यहाँ पे evaluate कर दूँ तो ये हमारे पास कुछ सीरीज इस तरह से आ जाएगी। इस टर्म के ऊपर अगर हम evaluate करें, y नॉट के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर दें तो हमारा इंटीग्रल क्या कह रहा है, h बाहर है, ठीक है, 0 से n तक की लिमिट है। पहली टर्म आपके पास आ रही है y नॉट, y नॉट के ऊपर आप अप्लाई करा दें डी आर, प्लस इसी तरह से आपके पास h दोबारा से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल अप्लाई हो रहा है 0 till n। सेकेंड टर्म आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर कौन सी आ रही है, r इंटू चेंज इन वाई नॉट। सो r इंटू चेंज इन वाई नॉट, डी आर विल बी सेम, प्लस इस तरह से हम इस टर्म को प्रोसीड करा सकते हैं आगे की तरफ। अब जब आप इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कराएंगे तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, h वाई नॉट एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अगेन वाई नॉट बाहर, और इंटीग्रल सिर्फ अप्लाई होगा डी आर के ऊपर। सो डी आर का इंटीग्रल आपको रिजल्ट देगा r, और यहाँ पे आपके पास लिमिट अप्लाई हो जाएगी n 0, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी h एज इट इज डेल वाई नॉट, अगेन फॉरवर्ड फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑन वाई नॉट एज इट इज टर्म आपको देगा, सो इट विल बी डेल वाई नॉट। or when you are applying this integral sign on this r, value of r, this is r, this is dr, so it will be equals to r square over 2। again आपने यहाँ पे पावर रूल लगाया, पावर रूल के थ्रू आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी ओवर 2, प्लस जिस तरह से भी आपके पास टर्म अब इस वक्त मौजूद है आप उन टर्म्स को इक्वली इस तरह से एवेलुएट करने का काम कर सकते हैं। सो h y नॉट, अगेन यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो लिमिट्स अप्लाई होंगी n से 0 तक, ठीक। वेल, यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई होगी, जब आप n अप्लाई कराएंगे तो आपके पास n h y नॉट वाली टर्म ऑब्टेन होगी, माइनस की साइन के साथ जब 0 वाली टर्म डालेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट योर अपर लिमिट
in place of r here, it will be NHY0, and when you substitute your lower limit in place of r, it will be equals to 0. So I'm not mentioning this zeroth term here. Similarly, when you substitute the value of r here with r equals to n, it will be equals to h change in y0, then n square over 2 प्लस सो ऑन। अगेन यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट है, जब आप जीरो जो है वो सब्सटीट्यूट कराएंगे तो जीरो के सब्सटीट्यूट कराने की वजह से ये पूरी टर्म आपकी दोबारा से जीरो हो जाएगी। अब आपके पास देखिए ये वाली जो टर्म है, ये जो सीरीज है, ये इस तरह से इन्होंने इवैल्यूएट किया है। NHY0 पहली टर्म हमारे पास भी आ रही है, सो यस NHY0 हमारे पास भी इस सीरीज की पहली टर्म आ रही है। देन NH सेकेंड टर्म इनके पास आनी चाहिए del y0 अपॉन 2, सो यस NH आपके पास कॉमन, n/2 del y0 आपके पास सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म। इसी तरीके से आप इंडिविजुअल टर्म्स को जब इंटीग्रेट करते रहेंगे तो ये इंडिविजुअल टर्म्स को इंटीग्रेट करने के रिजल्ट में हमारे पास ये जो सीरीज है वो इस तरह से जो है वो जनरेट हो जाएगी। n स्क्वायर है यहाँ पे, NH क्योंकि कॉमन लिया हुआ है इसलिए एक n यहाँ पे रह जाएगा n del y0/2 वाली फॉर्म पे, और बाकी टर्म्स आपके पास इस तरह से जो है वो आगे तक जो है वो इवैल्यूएट हो जाएगी। ये हमारे पास जो सीरीज निकली है जिसको इन्होंने इक्वेशन नंबर 1 कहा है, दिस इज कॉल्ड योर न्यूटन-कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। ये हमारे पास क्वाड्रेचर फार्मूला बेसिकली कहा जाता है, ओरिजिनली इसका नाम न्यूटन-कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला है। अब हम डिफरेंट क्वाड्रेचर्स के लिए इसको इवैल्यूएट करने का काम कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा आपने सीरीज को जनरेट कर लिया अपने लिए, ठीक है, आपने एक दफ़ा अपनी सीरीज़ को फाइनल कर लिया कि ओके मेरी सीरीज़ ये है, ये मेरी सीरीज़ बनेगी जनरल सीरीज़, फिर हम इसके ऊपर अलग से वैल्यू निकालने का काम करते हैं। अब वैल्यूज़ को निकालने का काम किस तरह से करते हैं, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स बाय टेकिंग n इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन। आपने n की जो भी वैल्यू लेनी है, अगर 1 लेनी है n की वैल्यू 1 लेने का मतलब क्या है, आप 2 सेगमेंट्स को कंसिडर करने का काम करें। n की वैल्यू 1 लेने का मतलब ये है कि 2 पॉइंट्स आपने कंसिडर किए हैं, और जब भी हम 2 डेटा पॉइंट्स कंसिडर करेंगे तो हमें कितने डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा जी? 2 पॉइंट्स के थ्रू कितने डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा? 1 डिग्री का मिलेगा। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। 3 पॉइंट्स के लिए कितने डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा? 2 का मिलेगा। 2 डिग्री का मिलेगा। बात हमने की थी कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स मौजूद है तो आपको n-1 डिग्री पॉलिनोमियल मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू ले रहे हैं 1, इसका मतलब ये आपने 2 डेटा पॉइंट्स की वैल्यूज को कंसिडर किया है। n2 ले रहे हैं, इसका मतलब आपने 3 डेटा पॉइंट्स की वैल्यूज को कंसिडर किया, और फिर सो ऑन हम इस काम को प्रोसीड फॉर्मूले के थ्रू हम जब इसके स्पेसिफिकली काम करना शुरू करते हैं कि कितने डेटा पॉइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमारे पास जो रूल आता है या फॉर्मूला आता है दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है कि व्हेन वी आर पुटिंग n इक्वल्स टू 1 इन दिस इक्वेशन, जब हम n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, तो हम सिर्फ इन 2 टर्म्स को कंसिडर करेंगे जितनी भी हायर ऑर्डर की टर्म्स हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि सेकंड डिग्री के थ्रू सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस के थ्रू आपको वैल्यूज भी सेकंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर वाली मिल रही हैं। तो इसलिए हम उन वैल्यूज को निगलेक्ट करके जितनी भी आप वैल्यूज कंसिडर करें, n इक्वल्स टू 1 कंसिडर करें, इसका मतलब आप सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेटर तक बाउंड रहें, उससे ज़्यादा का काम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2 डिग्री का कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप डेल स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंस को भी कंसिडर करें, उससे आगे का काम निगलेक्ट कर दें। तो जितने भी ऑर्डर के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस काम को प्रोसीड हम यहाँ पे किस तरह से प्रोसीड करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम सॉरी ये जो कोर्स क्वाड्रेचर फार्मूला आपने अभी ये किया जनरेट, ये हमें पेपर में गिवन होगा या खुद करना है जनरेट? पेपर को छोड़ें, दे दिया जाए अगर तो जनरेट खुद कर सकते हैं ना, इसमें क्या है, इसका हार्ड एंड फास्ट काम है जो आप जनरेट नहीं कर सकते। नहीं, ये मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है इसलिए वो पूछा मैंने। अभी समझ तो लें, पेपर की बात में करेंगे। 0 से लेकर x आपके पास x एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट इंडेम्प्ट मौजूद हैं, देन 0 till y हमारे पास
डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है। अब हम जहाँ पे सिर्फ n इक्वल्स टू 1 की बात करें, इसका मतलब है हम 2 पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज x0 एंड सेकंड वन इज x1। इसका मतलब है हम एक सेगमेंट खाली कंसिडर कर रहे हैं। दिस शेप इज कॉल्ड द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। ये आपके पास ट्रेपीजियम की शेप बन रही है। अगर आप n इक्वल्स टू 2 कंसिडर करते फॉर एग्जांपल, तो फिर आप 3 पॉइंट्स कंसिडर करते x0, x1 और x2। फिर आप यहाँ 2 ट्रेपेजॉइड्स को कंसिडर करने का काम कर रहे थे। बात समझ में आ रही है हम किस तरह से पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन डिफाइन करता है कि आप उसको ट्रेपेजॉइडल के थ्रू करें, सिम्पसन्स के यानी n इक्वल्स टू 1 कंसिडर करके करें, 2 करके, 3 करके, उसको अलग अलग सिर्फ नाम दे दिए। जब n इक्वल्स टू 1 यानी 2 पॉइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, सिंगल सेगमेंट के लिए काम कर रहे हैं, देन वी आर सेइंग इट एज ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए अभी जिस तरह से बताया कि जब आप x0 से फर्स्ट पोजीशन के लिए यानी x1 के लिए काम कर रहे हैं, तो x1 को हम x0 प्लस h कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। ठीक है, सो x0 till x0 plus h, so it is your x0, it is your x1, f of x dx is equals to, जब आप इसे कह रहे हैं ये, तो इसका मतलब है आप n की वैल्यू यहाँ पे भी, इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इधर से भी इस बात को समझ सकते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करा दें, सो इट विल बी x0, it will be x0 plus h, again here 1 in place of n there is 1 here, and then h, y0 will remain as y0 plus n over 2 will replace as 1 over 2, change in y0. Neglect all the other terms with higher order differences, for example second order, third order, fourth order, fifth order. Just consider this two terms here, these two terms here, the first term y with y0, and then second term that is with the first difference operator term. So it will be h y0 plus del y0 over 2. यहाँ पे भी आपके पास देखें जो वैल्यू आपके पास आएगी है वो यही आएगी है। इन प्लेस ऑफ n दे हैव वैल्यू ऑफ h, then y0 plus del y0 over 2. अब इस टर्म को हम इस तरह से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपको पता है del y0 हमारे पास किस तरह से आता है? del y0 किसके बराबर होता है? This difference in f of x function. Excellent. For example, when we are computing the first difference, del y, if this is your y0, this is your y1. So you may write it as that del y0 is equals to y1 minus y0. सही है? आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस को y1 माइनस y0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ del y0 की प्लेस पर y1 माइनस y0 सब्स्टिट्यूट करा दें, जो हमारे पास फंक्शन में गिवन है इधर, तो ये टर्म हमारे पास किसके बराबर हो? ये हमारे पास गिवन है h y0 प्लस हाफ पहले अपना सामान चेंज इन y। वरना मैं बाहर फेंक दूंगा, खुद ही उठा लियो। कौन किसको बाहर फेंक रहा है? कौन है ये जो बाहर फेंक रहा है? Yes, Mubashir. Any question? Yes, Mubashir. Any question? Well, मैं ये बता रही थी कि अगर हम यहाँ पे h y फर्स्ट ऑर्डर ऑफ y0 की जगह रिप्लेस करा दें वैल्यू विथ y1 माइनस y0, so it will be equals to h here, then y0 plus half, in place of change of y0 and del y0 we are able to substitute this value y1 minus y0, y1 minus y0. ओके, तो इस तरह से हम जो है वो इसको एवेलुएट करने का काम कर सकते हैं। इन्होंने इसको किस तरह से एक फॉर्म में बंद कर दिया है, वो सिंपल इसी
h/2 यानी कि 2 को कॉमन निकाला है, तो ये दोनों टर्म्स आपके पास प्लस की फॉर्म में y0 प्लस y1 वाली फॉर्म में जो है वो आ सकती हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी हाफ अगर आप कॉमन निकाल लें, निकाल ही देती हूँ, h/2, तो आपके पास यहाँ 2y0 वाली टर्म, इनफैक्ट y0 माइनस y0 आपके पास पॉजिटिव जो है वो y0 आएगा, और यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हाफ y1 आएगी। तो अगर हाफ हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे आपके पास y0 भी प्लस का रहेगा और प्लस y1 आपके पास अगेन प्लस की साइन के साथ जो है वो आएगा। तो ये वैल्यू सिंपल, इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस को कन्वर्ट कर दिया है सिंपल वैल्यूज, फंक्शनल वैल्यूज की फॉर्म में, और फंक्शनल वैल्यूज के थ्रू मतलब हमें फिर डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं ये पड़ेगी। दूसरा y0 किधर गया मैम? कौन सा दूसरा y0? ये वाला नहीं, जो ब्रैकेट के अंदर है y1 माइनस अंदर सॉल्व कर लेना। ये y0 है और ये y1 है, ये y1 तो आ जाएगा हाफ y1, ठीक है अब्दुल्ला? सही है। y0 है और ये माइनस हाफ y0, तो y0 माइनस हाफ y0 क्या आएगा? माइनस का, सॉरी प्लस का अरे हाफ हाँ, y0। सही है सही है सही है। बस यहाँ से सिंपल इन्होंने हाफ कॉमन निकाल लिया है, तो आपके पास y0 प्लस y1 वाली टर्म रह जाएगी, ठीक है? ओके। सिमिलरली जिस तरह से फर्स्ट के लिए ये काम किया जा सकता है, x1 से x2 वाले जो सेगमेंट है, इसके लिए भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय टेकिंग x0 प्लस h एंड x0 प्लस 2h. So for x0 plus h and x0 plus 2h, it will be again equals to h in place of y0, this is 1, y1, in place of y0, this is change in y1, and you are able to replace it as h/2 will remain same, y1 plus y2. अब तक हम इनको किन वैल्यूज तक जो है वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अप टिल nth वैल्यू तक, यानी जो भी आपके पास लास्ट टर्म मौजूद है उस टर्म तक हम इसको प्रोसीड करने का काम कर सकते हैं। सो लास्ट टर्म विल बी इक्वल्स टू अगेन h/2 देन yn माइनस 1 प्लस yn। इसी फॉर्मेट को सिंपल फॉलो करते हुए इस जनरल इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। वेल, अब अगर हमें इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है होल फंक्शन का, तो हमने क्या किया, ओरिजिनली हमने एक एक इंटरवल को अलग अलग ब्रेकआउट किया और उसकी वैल्यू को फिर हम सीरीज की फॉर्म में ऐड अप करके, जिस तरह से पहले किसी ने कमेंट किया था कि हम उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में ब्रेक करते हैं और फिर आखिर में उसको सम कर देते हैं। तो अगर आप इसको फिर x0 से लेके x0 प्लस nh तक दोबारा प्रोसीड कराएं, सो h/2 विल रिमेन एज h/2, देन y0 प्लस y1। अब आप सेकेंड इंटीग्रल में सेकेंड इंटरवल में देखें, अगेन देयर इज y1, इसका मतलब है एक y1 यहाँ भी है, एक y1 यहाँ भी है, इसका मतलब हम इसे 2y1 कंसिडर कर सकते हैं। देन सिमिलरली 2y2, 2y3, 2y4 सो ऑन। आपके पास एक y0 वाली टर्म जो है वो अकेली रह जाएगी और yn वाली टर्म अकेली रह जाएगी, इसलिए इन्होंने इसको h/2 को कॉमन ही कंसिडर किया है पूरे उसके अंदर, और y0 प्लस yn, क्योंकि इसके साथ 2 की टर्म नहीं आ रही होगी, सिंगल टर्म रहेगी y0 की, और लास्ट उस पे आपके पास yn की टर्म रहेगी। दोबारा कहीं सीरीज में आपको y0 नहीं मिलेगा, दोबारा कहीं yn वाली टर्म नहीं मिल रही होगी। सो y1 here and then y1 again here, y2 then थर्ड जब आप इंटीग्रल इवैल्यूएट करेंगे दोबारा y2 आपको मिल रहा होगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे से 2 कॉमन निकाल के y1 प्लस y2 प्लस अप टिल yn माइनस 1 तक इसको प्रोसीड कर दिया। दिस इक्वेशन नंबर 2, इसको हम अगर बाद में ऐड कर रहे हैं, अगर बाद में ऐड कर रहे हैं, तो हम अगर ये हम बाद में सबको ऐड कर रहे हैं एक एक निकाल के for n = 1, बाद में सबको ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम पहले ही अपनी वो लिमिट, फाइनल लिमिट और इनिशियल लिमिट पुट कर दें तो उससे भी तो हो सकता है। ऐसे भी कर, जब आपको n की वैल्यू 1 के बजाय आप उसको एक एक सेगमेंट के बजाय थ्रू आउट एक साथ 6-7 सेगमेंट्स कंसिडर करते हैं, तो फिर हम उसकी वैल्यू को एवेल्युएट कर रहे होते हैं हम डायरेक्टली फिर n = 1 के थ्रू, लेकिन उससे वैल्यू के अंदर चेंज आता है, वैल्यूज के अंदर उससे चेंज आता है। कैसे आता है वो मैं भी दिखा देती हूँ। ये ट्रेपेजॉइडल क्लियर हुआ है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ भी बहुत आसान है, सिंपल। आपने क्या करना है, लिमिट में h, ये थोड़ा सा समझाओ जो आपने लिमिट में x0 प्लस h। लिमिट में क्या किया है मैंने, मतलब कि ये x0 के साथ जो आपने x प्लस h प्लस किया हुआ, ये क्यों किया है?
बेटे मैं दोबारा कह रही हूँ, पिछली क्लास का टॉपिक इंटरपोलेशन खोल के तो देखा करें। इसको कह सकते हैं x1 है, इसको कह सकते हैं 2 है 3 है, ठीक है। हम इक्वली स्पेस डेटा सेट्स के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो ये आपके पास x0 होता है, ये आपके पास x1 होता है, ये आपके पास x2 होता है। अब्दुल्ला मुझे बताइएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? 1 का डिफरेंस है, यानी h आपके पास कितना है? 1। हाइट इन दोनों की, डिफरेंस इन दोनों का h कह रहे हैं मुझसे, ठीक है। अब अगर मुझे x1 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं x1 को 2 भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और x1 को x0 प्लस h की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करा सकती हूँ, क्योंकि x0 मेरे पास किसके बराबर है? सही। 1 के बराबर है। h किसके बराबर है? दोबारा से 1 के बराबर है। सो 1 + 1 विल बी इक्वल्स टू 2। तो हम अपने आगे की वैल्यूज को यानी x1, x2, x3, x4 को x0 और h की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराने का काम कर सकते हैं। हमने इंटरपोलेशन में ये वाली बात की थी, अभी दोबारा से मैंने बता दिया। ये तो हम सिर्फ तब करेंगे जब डेटा हमारा वो इक्वली स्पेस हो, अगर अनइक्वली स्पेस हो फिर। तो अभी हम इक्वली स्पेस पे ही तो बात कर रहे हैं, अभी इसमें अनइक्वली स्पेस कहाँ पे बात की बेटे मेरे? सही। आपने जो ट्रेपेजॉइडल रूल सॉल्व किया इसके अंदर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला के थ्रू काम किया है ना, x0 x0 प्लस h x0 प्लस 2h, इसी फॉर्मूले पे बेस कर रहे हैं ना अभी हम खाली। जी जी सही है। ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम n equals to 1 के बजाय we are taking 2 segments, this means that we are taking the section of parabola, or we may say it as we are taking 3 data points, that is x0, x1 and x2। तो हमारे पास यहाँ पे 2 डिग्री पॉलिनोमियल जनरेट होने का काम कर रहा होगा। when we are assuming 2 degree polynomial, or when we are using 3 different points, this means that we are considering the point x0, the first point, then x0 plus h, and then x0 plus 2h। ऐसा ही है, ये पॉइंट्स कंसीडर करें ना, x0, x0 plus h, x0 plus 2h। इसलिए इन्होंने यहाँ इंटीग्रल की वैल्यू भी चेंज कर दी, x0 से लेके x0 plus 2h तक जो है इसको प्रोसीड करा दिया। आप इसको यहाँ पर प्रोसीड कराएं या आप इसको जो लास्ट हमने डिस्कस किया है अभी, जो इवैल्यूएट किया न्यूटन्स कोट्स का फॉर्मूला, इधर n की वैल्यू चेंज करा x0 से x0 plus 2h in place of n here, when we substitute the value of 2 it will be 2h here, then y0 plus 2 से 2 कैंसिल कराएगा, यहाँ पे del y0 बचेगा, then again in place of n there put the value of 2 here, del square y0, that is the second order difference, forward difference of y0। Similarly, ignore the third term, fourth term, fifth term, sixth term। यानी जितना n आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं सिर्फ उतना ऑर्डर डिफरेंस ही साथ में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उससे आगे की वैल्यूज को हम इग्नोर करते रहेंगे। जब हमने n1 कंसिडर किया था तो हमने इस वाली टर्म को इग्नोर किया था। अब हम n2 के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, जिस तरह अभी अहमद ने क्वेश्चन किया था कि बजाय हम करने के उसको बाद में सब सम कराएं, हम अगर उसको पहले ही उसको रख के सम करवा दें, दोनों के अंदर फर्क होगा। ठीक है, क्या फर्क हो अभी देख लेते हैं। इसी तरह से अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कराएं, जिस तरह डेल y0 था, डेल y0 की जगह y1 माइनस y0 वाली टर्म आ जाएगी। सिमिलरली डेल स्क्वायर y0 की जगह पे आपके पास डेल y1 माइनस डेल y0 वाली टर्म आएगी। आप इन दोनों की वैल्यूज को इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट कराएं तो ये वाली वैल्यू आपकी h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2 की फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह आप x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h यानी x2 से x4 वाली जो आपका इंटरवल है उसकी तरफ जब हेड कराएंगे, इट विल बी इक्वल्स टू अगेन h/3 हियर, h/3 हियर, y2 प्लस 4y3 प्लस y4। तो यहाँ पे देखिए y0 की टर्म 4y1 की टर्म आ गई, 4y3 की टर्म आपको मिल रही है, y2 की टर्म चल रही है, इधर दोबारा से y2 की टर्म चल रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे y0 एक सिंगल मिल रहा होगा और आखिर की टर्म एक yn, जिस तरह से अभी ट्रेपेजॉइडल के अंदर मुझे y0 yn अकेला मिल रहा था, इसी तरह से यहाँ पे मुझे y0 yn अकेला, यानी जब हम इसको दोबारा से ऐड कराने का काम कर रहे हैं तो ये h/3 का हमारे पास कांस्टेंट टर्म चल रही है, h/3 हमने कांस्टेंट निकाल लिया बाहर, y0 प्लस yn की टर्म यहाँ पे से आ जाएगी, आपके पास y0 की टर्म है,
देन अगेन yn की टर्म है, सो y0 प्लस yn। यहाँ देखिए 4y1 देन 4y3 4y5 4y7, यानी यहाँ पे हमें सारे ऑड नंबर्स जो भी आपके ऑड फंक्शनल वैल्यू ऑफ ऑड पोजीशंस हैं वो मिल रही हैं। y1 y3 y5 y7 वाली टर्म्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। सो 4 टाइम्स ऑड सीरीज ऑफ फंक्शनल वैल्यू देन 2 टाइम्स इवन सीरीज ऑफ फंक्शनल वैल्यूज, यानी आपके पास जो भी फंक्शनल वैल्यूज हैं उनकी जो इवन सीरीज है उनको सब्स्टिट्यूट कराएं, आपके पास जो ऑड सीरीज है उनको सब्स्टिट्यूट कराएं। तो इस तरह से हमारे पास ये 1/3 रूल इसे कह रहे होते हैं, सिम्पसन्स 1/3 क्योंकि इसका हाइट का सिंपल आपके पास फैक्टर साथ में चल रहा होता है 1/3 का फैक्टर, इसलिए हम इसे सिंपल सिम्पसन्स 1/3 रूल कहते हैं, ठीक है, और का रीजन नहीं है। इसी तरह से सिम्पसन्स 3/8 के अंदर जी ये सिम्पसन्स रूल में मैंने पढ़ा था कि जो x एक्सिस पे ना जो x की वैल्यूज हैं वो सिर्फ इवन नंबर्स होने चाहिए, ऑड नहीं होने चाहिए। इसकी क्या रीजन है? x की वैल्यूज इवन होनी चाहिए, ऑड नहीं होनी चाहिए। यही मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ था बुक में। इवन होनी चाहिए, ऑड नहीं होनी चाहिए, मैं मतलब नहीं समझी इसका। मतलब x की वैल्यूज इस तरह, मतलब आप ले सकती हैं 2 4 6 8 10 इस तरह, मतलब ये हो सकती हैं 1 3 5 7 9 नहीं हो सकती। देखें हम सिम्पसन्स 1/3 में जो मुझे आपकी बात समझ आ रही है, बुक में अब एग्जैक्टली क्या वर्डिंग लिखी थी उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं उस बात को छोड़ के, आपके सवाल से जो मैं बात समझी हूँ, सिम्पसन्स 1/3 में हम देखें जो सेगमेंट कंसिडर कर रहे हैं वो कितनी वैल्यूज का सेगमेंट है, 2 वैल्यूज का सेगमेंट है। यानी हम x0 से x2 की पोजीशन सिलेक्ट कर रहे हैं, x2 से x4 वाली पोजीशन सिलेक्ट कर रहे हैं, x4 से x6 वाली पोजीशन सिलेक्ट कर रहे हैं। यानी हमारी जो भी सिलेक्शन है वो सिलेक्शन इवन नंबर्स पे बेस कर लिया है। यानी जब आप 2 के सेगमेंट्स कंसिडर करेंगे और x0 से स्टार्ट करेंगे तो आपको अगली पोजीशन x2 की मिलेगी, तो अगला सेगमेंट आपका x2 से x4 पे बेस कर रहा होगा, ऐसा ही है। फिर उससे नेक्स्ट सेगमेंट आपके पास किससे बेस कर रहा होगा, नहीं तो अगर मैं x1 से x3 पे जाऊं और x3 से x5 पे जाऊं तो फिर पहला सेगमेंट आपका कहाँ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व के अंदर, तो पहला ये वाला सेगमेंट है। अगर मैं वो नहीं अगर मैं पहला सेगमेंट अपना जो आपने फर्स्ट रूल पढ़ाया ट्रेपेजॉइड रूल वहां से सॉल्व कर लूं, फिर x1 से x3 के लिए ये लगा दूं सिम्पसन रूल। पॉसिबिलिटी ये थोड़ी है आप एक क्वेश्चन को एक ही मेथड के थ्रू सॉल्व करें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं इंटरपोलेशन करने का मेरा दिल चाह रहा है और मैं पहला स्टेप जो है वो करूं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के थ्रू और सेकंड टर्म निकालूं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के थ्रू, कैसे पॉसिबल है? या तो पूरा क्वेश्चन सिम्पसन्स के थ्रू होगा या तो पूरा क्वेश्चन ट्रेपेजॉइडल के थ्रू होगा, ऐसे पॉसिबिलिटी थोड़ी है कि मैं पहला सेगमेंट ट्रेपेजॉइडल सेकंड सेगमेंट जो है वो मैं अपना सिम्पसन्स समझ आ रही है बात? ओके सही है। आपने बुक में पढ़ा था अहमद, तो ये बात तो नहीं थी इंटरवल मस्ट बी डिवाइडेड इनटू इवन नंबर ऑफ इक्वल सब इंटरवल्स? नहीं, उसमें ये था कि इक्वल तो उसके जो इंटरवल है वो इक्वल स्पेस होने चाहिए और अपना जो x की वैल्यूज है वो इवन होनी चाहिए, ये पढ़ा था मैंने। इंटरवल्स जो है ना वो इवन नंबर्स पे डिवाइडेड होते हैं, x0 से x2 x2 से x4 x4 से x6, ठीक है, वो इवन नंबर्स के सब इंटरवल्स आपके पास हैं, ठीक है। जब आप सिम्पसन्स 3/8 की तरफ हेड करेंगे तो 3/8 में अब देखें हम क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, n इक्वल्स टू 3, यानी अब हम यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स को कंसिडर कर रहे हैं, n इक्वल्स टू 3 के लिए हमें कितनी वैल्यूज को कंसिडर करना पड़ेगा, कितने डेटा पॉइंट्स को कंसिडर करना होगा, 4 डेटा पॉइंट्स, दैट इज x0 plus 2h and x0 plus 3h। उसके थ्रू हमें ये 3 सेगमेंट्स मिल रहे होंगे। सो x0 से x0 plus 3h, अगेन क्या किया, वही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर n की जगह पे n की प्लेस पे 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा और 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराने के बाद हमने सिंपल इस जनरल रिजल्ट को ड्रॉ करा लिया है। उसके थ्रू हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन निकली है, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 4, दिस इज कॉल्ड योर सिम्पसन्स 3/8 रूल। यहाँ पे क्योंकि 3/8 का फैक्टर साथ चल रहा है इसलिए इसे सिंपल 3/8 हम कह रहे होते हैं। हमारे पास सिम्पसन्स 3/8 के अंदर जो सब इंटरवल्स आने चाहिए वो मल्टीपल्स ऑफ 3 आने चाहिए, यानी x0 से x3, देन x3 से x6, x6 से x9, x9 से x12, यानी पहले हमने ट्रेपेजॉइडल के अंदर क्या किया, n इक्वल्स टू 1 कंसिडर किया। n equals to 1 कंसिडर करने पे क्या हुआ, the first interval will be based on the values of x0 and x1
x1 एंड x2, x2 एंड x3, यानी सिंपल वन लेंथ स्पेसिंग हमें यहाँ पे मिल रही होगी। व्हेन यू आर कंप्यूटिंग इट थ्रू सिम्पसन्स 1/3 रूल, तो सिम्पसन्स 1/3 के थ्रू जब आप इसको कंप्यूट करने का काम कर रहे होंगे तो सिम्पसन्स 1/3 के अंदर आपको क्या मिल रहा होगा, n इक्वल्स टू 2 का काम करना पड़ेगा। n इक्वल्स टू 2 का मतलब ये है कि जो आपकी इंटरवल्स की स्पेसिंग है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन इवन नंबर सेट, आपकी इवन नंबर सेट को फॉलो करेगी। यानी x0 से x2 का इंटरवल विल बी योर फर्स्ट इंटरवल, x2 till x4 योर सेकंड इंटरवल, x4 till x6 योर थर्ड इंटरवल एंड सो ऑन। Similarly, when you are using Simpson's 3/8 rule, तो आपने n equals to 3 की स्पेसिंग को कंसिडर करना होगा। यानी आपने अब जो इंटरवल्स कंसिडर करने हैं वो इंटरवल्स कितने स्पेस पे कंसिडर हो रहे होंगे, 4 नंबर ऑफ वैल्यूज पे या 4 सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स के ऊपर बेस कर रहे होंगे, और वी मे से इट एज द मल्टीपल ऑफ 3 के ऊपर आपकी वैल्यूज बेस कर रही होंगी। उसको भी आप जब न्यूटन्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करा देंगे इनकी पोजीशन 3, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो इसकी जो फॉर्मूला है वो जनरेट हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट के अंदर n इक्वल्स टू 4 के लिए बूल्स लॉ इस्तेमाल होता है, n इक्वल्स टू 6 के लिए विडल्स लॉ इस्तेमाल होता है, ये भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कोर्स के अंदर इन तीनों को प्रेफर किया है। यानी कोर्स में हमारे सिर्फ ये तीन इंक्लूडेड हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रेपेजॉइडल, सेकंड वन इज सिम्पसन्स 1/3 एंड थर्ड वन इज सिम्पसन्स 3/8। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में और वैसे भी बता दूं मैं, अगर आप n इक्वल्स टू 4 के लिए जब काम कर रहे होंगे वही सेम काम आप दोबारा करेंगे, उसे हम बूल या बूल्स लॉ के ऊपर नाम दे रहे होते हैं। n इक्वल्स टू 6 के लिए काम कर रहे होते हैं तो हम उसे वेडल्स लॉ का नाम दे रहे होते हैं। यूजुअली फिर 6 डिग्री पॉलिनोमियल से हम ऊपर जाते नहीं हैं, उसको यहीं तक जो सबसे ज़्यादा चलता आ रहा है या जिस पे काम होता है वो वेडल्स लॉ होता है, और दूसरा ट्रेपेजॉइडल। इन दो के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हो रहा होता है। बाकी सिम्पसन्स 3/8, 1/3 की जब ज़रूरत हमें अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम पड़ती है तो जो है सॉल्व करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर फिलहाल सिर्फ ये तीनों इंक्लूडेड है कि अगर आगे ज़रूरत पड़े आपको बूल्स की भी या वेडल्स की भी, तो उसके लिए सिंपल क्या करें, आप n की वैल्यू को चेंज करें। n4 सब्स्टिट्यूट कराएंगे, बूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। n6 सब्स्टिट्यूट कराएंगे, क्वेश्चन को जो मैम आपकी एग्जांपल आवाज कट रही है बार बार। ओके, अब जो ये हमारे पास एग्जांपल है जिसको अभी हमने एनालिटिकली डील किया था, उसको अब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हम इसको न्यूमेरिकली किस तरह से सॉल्व करेंगे, यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, देन यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड देन सिम्पसन्स 3/8 रूल। सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने अपने इंटरवल 6 पार्ट्स के अंदर, इन्होंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप चाहें आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, यानी 0 2 4 6 आप इन 4 वैल्यूज को पे काम कर लें। इन्होंने वर्थ रखी इसकी 1, और इस 0 से 6 को इन्होंने जो है वो 6 डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर यानी 6 सेट ऑफ पॉइंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोबारा कह रही हूँ, ये इन्होंने किया है, आप इसको 0 से यानी इक्वल स्पेसिंग के ऊपर 0 से 4 पे चाहें, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 यानी 4 पॉइंट्स के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करें। फिर इनका एच डिफरेंट आएगा, आपका एच डिफरेंट आ जाएगा। इनका एच 1 है, अगर आप इसको 2 सेगमेंट्स पे डिवाइड करेंगे तो इनका एच 2 आएगा। इसीलिए मैं शुरू से कह रही हूँ और दोबारा भी अभी कह रही हूँ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आपके पास इतना फ्रेम मौजूद होता है कि एक के आंसर्स दूसरे के आंसर से चेंज आ सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी अजम्पशन जो ओरिजिनली वो अजम्पशन लेके चलता है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे जिस तरह से काम किया कि उन्होंने 6 इंटरवल्स में डिवाइड किया है, 7 पॉइंट्स को कंसिडर किया, हम बजाय 7 पॉइंट्स को कंसिडर करने के हम सिंपल 6 पॉइंट्स को ही कंसिडर करने का काम कर सकते हैं। वेल, यहाँ पे अब हमारा जो फंक्शन है दैट इज 1/1 plus x²। When we substitute value of x is equals to 0 in this function, it will be equals to 1/1 plus 0 square. This will give you the answer as 1. So 0 के ऊपर first functional value will be equals to 1. Similarly, when you substitute 1 in the function here, so it will be equals to 1/1 plus 1 square, that is equals to 1/1 plus 1, that is half. So half will give you the result 0.5. Similarly, when you substitute
2 in the function here, that is 1 over 1 plus 2 square, that is 1 over 1 plus 4, 1 over 1 plus 5 will be the result, that is equals to 0.2. Similarly, when you substitute 3, the result will be equals to 0.1. When you substitute 4, the result will be equals to 0.05. And similarly for 5 and 6, we just have to plug in the value of x in the function here. Now what we need to do is, we know that this is the value of y0, this is y1, y2, y3, y4, y5 and y6. When we are using trapezoidal rule says that you just have to evaluate it on the series. This is your h over 2 y0 plus yn 2 times y1 plus y2 plus yn मैम minus आपकी आवाज बीच में से चली जाती है। ये अब जी में से हो रहा है बहुत अब। अब आ रही है ट्रापेजॉइडल शुरू से मैम नेट का इशू नहीं, ये पता नहीं माइक का इशू है शायद आपका। माइक का इशू है जी, बीच में से एकदम आवाज चली जाती है। ट्रापेजॉइडल से मैम शुरू से बता देंगे। ट्रापेजॉइडल में मैंने भी कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिंपल, अगर हम इसको ट्रापेजॉइडल के थ्रू इवैल्यूएट करें तो ये ट्रापेजॉइडल की सीरीज हमने अभी इवैल्यूएट की है, ड्राइव की है, ठीक है। इस ट्रापेजॉइडल की सीरीज के अंदर हम सिंपल अपने फंक्शंस को पुट इन कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे पास कितनी वैल्यूज गिवन है, 7 नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, इसका मतलब है y0 रहेगा, yn की जगह y7 वाली पोजीशन आपके पास जो भी आ रही है वो आ जाएगी, 2 इंटू y1 प्लस y2 y3 y4 y5 y6 वाली पोजीशन यहाँ पर आ जाएंगी। सिंपल क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। इस एग्जाम्पल के अंदर अगर दोबारा से देखें तो आपके पास जो वैल्यूज थी, दैट इज योर h। व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ h? योर वैल्यू ऑफ h इज 1 हियर। आपके पास यहाँ डिफरेंस की वर्ड 1 थी तो आपने यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कराया। जो लोग 2 पे काम करना चाह रहे हैं, मैं दोबारा कह रही हूँ, उनका h चेंज हो जाएगा, वो 2 के ऊपर काम करेंगे। So y0 plus y6, this is y0, y1, y2, y3, y4 and y6. So y0 plus y6 plus 2 into, हम कहाँ तक बाउंड हैं, जो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास हैं वो y1 से लेके y5 तक की टर्म्स हैं। So y1 plus y2 plus y3 plus y4 and then y5 here. सिंपल इसको सॉल्व करें, जो वैल्यूज आपके पास आएंगे। किस तरह से जनरेट किया आप? कौन सी ये सीरीज? कैसे आई सीरीज ये वाली? ये तो पहले वाली बाय ट्रापेजॉइडल रूल वाली जो आपने लिखी है पहले। जी अभी ये कहाँ से, यहाँ से आई है, ये सीरीज निकाली है ना अभी nth टर्म्स के लिए जो इंटीग्रल्स ड्राइव किए थे। सही। इस सीरीज को अब इनके पास nth टर्म्स की पे काम किया है। हमारे पास कितनी टर्म्स मौजूद हैं? हमारे पास 7 डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं। उन 7 डेटा पॉइंट्स को अगर हम ब्रेक करें तो 0 से लेके 6 तक के पॉइंट्स पे हमने उसे ब्रेक किया, तो हमने उसे कह दिया हमारी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 6 है। h/2 हमारा एज इट इज रहा। हमारा h अगर 1 है, मतलब आप विड्थ 1 रखना चाह रहे हैं तो आपका h 1 हो जाएगा। अगर विड्थ 2 रखेंगे तो आपका h चेंज हो जाएगा। इसी तरह y0 और yn, हमारी लास्ट जो रिटेन वैल्यू है, यानी हमें जो लास्ट वैल्यू मिली हुई है, वो लास्ट वैल्यू की पोजीशन क्या है, y6। तो हमने अपने yn को नाम दे दिया, किसके बराबर है, y0 प्लस y6 तक के टर्म्स हैं, प्लस 2 इंटू रिमेनिंग जितनी टर्म्स अब रह जाएंगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। सिंपल हमने अपनी इन टर्म्स को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें क्या मुश्किल है? सही है। ठीक है, बहुत आसान है ये। मुझे पर्सनली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का टॉपिक बहुत इजी लगता है। एनालिटिकल मेथड्स को के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसी तरह से सिम्पसन्स 1/3 के अंदर क्या है, सिम्पसन्स 1/3 के अंदर आपके पास सिंपल सीरीज चेंज। सिम्पसन्स 1/3 की सीरीज क्या कहती है, h/3 y0 प्लस y6 4 टाइम्स ऑड फंक्शनल वैल्यूज प्लस 2 टाइम्स इवन फंक्शनल वैल्यूज। अब आपके पास जितनी वैल्यूज हैं, आप सिर्फ उतनी ही वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। y0 प्लस लास्ट टर्म हमारी y6 थी, सो y0 प्लस y6 प्लस 4 इंटू ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास, y1 है, y3 है, y5 है। सो y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 टाइम्स इवन नंबर्स। अब कितने इवन नंबर्स आपके पास रह गए, y2 रह गया, y4 रह गया। सो y2 प्लस y4 सम्स को सॉल्व करें, आपके पास 1.3662 विल बी द आंसर। सिमिलरली जब आप इसको 3/8 के थ्रू करेंगे तो 3/8 की हमारे पास जो सीरीज आ रही है, उस 3/8 की सीरीज को हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे। जो ये जो h की वैल्यू क्या रखी है मिस आपने इसके अंदर? 1 हमने हाइट इसकी 1 रखी हुई है ना, h की 0 से 1
0 से 1 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 है 0 से 1, 1 से 2 का बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है ना, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। 1 1 अगर इसका डिफरेंस रखते 2 तो h की वैल्यू क्या आ जाती? क्या आती 2 आ फिर h जाएगी। की? 2 आ जाएगी। तो जो भी आप डिफरेंस रख रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? इस मैंने इसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा था, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ था बुक के अंदर। मतलब ये जो आपने वो लिमिट रखी हुई है ना, इस तरह ये इसकी लिमिट है 6 0, तो ये h का फॉर्मूला हो जाएगा 6 - 0 अपॉन इंटरवल, जितने इंटरवल हैं। एक ही बात है ना, आपके पास जो वैल्यू, अगर सिंगल सेगमेंट पे बात कर रहे हैं तो सिंगल सेगमेंट में 6 - 0 आ जाएगी। अगर सिंगल सेगमेंट का मतलब है आप सिर्फ 2 पॉइंट्स, यानी जो ओरिजिनल पॉइंट है उसको 0 और जो लास्ट पॉइंट है उसे 6 कंसिडर करना। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड इन्होंने इसको किया है। हम चाहें तो हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, हम इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 0 से 3 का पॉइंट लें, 3 के बाद 6 का पॉइंट ले लें, ये भी काम भी तो हो सकता है। समझ में आ रही है बात? यानी हम बजाय अपने इस इंटरवल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करने के, हम इसे 3 इक्वल पार्ट्स में भी तो डिवाइड कर सकते हैं। 0 कोई सही है, एक कर सकते हैं। ले रहे 0 2 4 6, फिर 3 के बाद हम इसे 2 इक्वल पार्ट में भी तो डिवाइड कर सकते हैं कि हम इसे एक पॉइंट ने 0 से 3 एक सेगमेंट मिलेगा, 3 से 6 दूसरा सेगमेंट मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? सही है, सही है। इसी तरह हम इसे सिंगल भी पॉइंट ले सकते हैं, यानी डायरेक्ट 0 से 6 वाले पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। मैम जी जी पूछिए। मैं मैं जी ये जी, कह रही हूँ कि अगर पेपर में सवाल आए तो हमारी मर्जी, हम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करें। पेपर में अगर डिफाइन हुआ है तो फिर तो आपको उतने ही पार्ट्स में नहीं, डिफाइन। नहीं हुआ वो। हाँ, फिर आपकी मर्जी है। ठीक है मैम। आपके पास एक डोमेन है खुला हुआ न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर कि आपके रिजल्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट आ सकते हैं, इसीलिए हम एरर की कंप्यूटेशन का काम करते हैं, क्योंकि फिर हम उसके रिजल्ट को बेस्ट रिजल्ट कहते हैं जिसका एरर मिनिमम होगा। समझ में आ रही है बात? अब अगर किसी ने 2 इंटरवल्स पे जी काम मैम। करके रिजल्ट जनरेट किया है, किसी ने 3 इंटरवल्स पे काम करके रिजल्ट जनरेट किया है, तो जिसकी सक्सेसिव आइट्रेशन ज़्यादा होंगी, ओरिजिनली उसका रिजल्ट ज़्यादा एस्टिमेटेड ज़्यादा एक्यूरेट होगा ना, ऐसा ही है। अगर जी किसी ने मिस। डायरेक्ट 0 से 6 का इंटरवल कंसिडर किया, तो मैं अगर दोबारा से इस वाली बात पर आ जाऊँ जो मैंने शुरू में की थी, ये वाली बात अब समझ में आनी चाहिए कि अगर हम इस n को कम कर देंगे तो एरिया कवर नहीं होगा पूरा एरिया ज्यादा। बिल्कुल। तो जितने आप इंटरवल्स डिफाइन करेंगे, जितने ज़्यादा मैक्सिमम इंटरवल्स के अंदर उसे ब्रेक करेंगे, उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट एक्यूरेट होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है मैम। यस मैम, गॉट इट। ओके, वेल 3/8 के लिए आपका जो 3/8 की सीरीज़ है, आप सिंपल उसे सब्स्टिट्यूट कराएं और उसके थ्रू इसकी वैल्यू को जनरेट ने यहाँ पर वेडल्स के थ्रू भी, यानी n=6 के लिए जो हमारे पास सीरीज़ है उसके थ्रू भी सॉल्व करवाया है। उसके बाद इन्होंने एरर के लिए क्या किया, एरर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक्चुअल वैल्यू चाहिए होती है, ऐसा ही होता है। जब आप ट्रू एरर कंप्यूट कर रहे हैं तो ट्रू एरर के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ट्रू वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। तो हमें ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कैसे मिलेगी? एक्चुअल वैल्यू हमें एनालिटिकल मेथड जो भी हमने परफॉर्म किया था, tan इनवर्स x की वैल्यू को अगर हम एवेलुएट करें तो हमारे पास वैल्यू इसकी आ रही है 1.4056। तो आप अपना जो भी रिजल्ट, अगर आपने जो है फॉर एग्जांपल ट्रेपेजॉइडल के थ्रू रिजल्ट निकाले, आप इसका एरर भी से जनरेट कर सकते हैं कि ट्रेपेजॉइडल ने हमें कितना एरर दिया, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से एस्टिमेटेड वैल्यू को माइनस करा दें तो आपके पास ट्रेपेजॉइडल का एरर निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से when you are interested in computing error of Simpson's 1/3 rule, you just need to do what? You just need to take the difference between the actual value and the estimated value through Simpson's 1/3। ठीक है, इसका एरर आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली आप 1/3/8 के थ्रू एरर कंप्यूट करना चाहते हैं तो एक्चुअल वैल्यू तो सेम रहेगी तीनों के लिए ही, एस्टिमेटेड वैल्यू तीनों की एक दूसरे से डिफरेंट होगी, तो 3 डिफरेंट एरर्स, ट्रेपेजॉइडल का एक एरर निकलेगा, सिम्पसन्स का एक एरर निकलेगा, सिम्पसन्स 3/8 का एरर निकलेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे इस तरह से क्वेश्चन करूँ कि इन तीनों को के थ्रू एवेलुएट करने के बाद आपके केस में कौन सा मेथड आपके लिए जो है वो ज़्यादा कहें कि ये मेथड आपके लिए ज़्यादा वैलिड है, तो आप इस कंक्लूजन को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? एरर निकाल के। एरर निकाल के कैसे करेंगे?
एक्चुअल वैल्यू नहीं है हमारे पास। चले अगर एक्चुअल वैल्यू दे दी जिसके गई अंदर तो एरर कम आएगा वो होगी ना, Excellent. जिसमें और जिसके हाँ अंदर एरर कम आएगा वो होगा Excellent. हमारे पास और सही। और और कोई और कोई तरीका है? बाकी लोग जो सन्नाटे में हैं कहाँ हैं वो सारे? कैसे एरर निकालेंगे? मैम वो ट्रू वैल्यू वाला सही है ना, एक्चुअल माइनस एक्चुअल माइनस यानी कि जो आप हमारे इसका एस्टिमेट में कंक्लूजन दे सकते हैं ना, जैसे आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दूंगी जिसका कंक्लूजन या इसके कंपैरिजन में आपके मेथड में यानी आपके प्रॉब्लम के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा वैलिड है, उसको आप जो है वो इस बात को प्रूव कर सकें, तो आप इसका कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं ना खुद कि जो भी जी आपके में से पास एक्चुअल वैल्यू दी हुई हो। एक्चुअल वैल्यू नहीं भी गिवन और चलें, वैसे तो एक्चुअल वैल्यू अगर मैं एरर दूंगी तो एक्चुअल वैल्यू खुद दूंगी कि जी एक्चुअल वैल्यू ये है, ठीक है। हमारे पास हो तो हम निकाल सकते। तो अगर नहीं हो तो अगर फिर हम क्या कोई तो करेंगे? अगर नहीं हुई तो फिर हम एनालिटिकल मेथड को इस्तेमाल करना पड़ेगा ना हमें दोबारा से, समझ में आ रही है? निकालनी पड़ेगी। एनालिटिकल से ड्रॉ करना पड़ जाएगा, उसके लिए दोबारा से कैलकुलस पढ़ानी ठीक है पड़ेगी, मैम। इसलिए मैं एरर नहीं नहीं वो सही है। एक्चुअल वैल्यू को खुद ही दे दूँ, ठीक है। तो एक्चुअल अगर इस तरह ठीक से है हो तो मैम। हम अपने एरर्स के ऊपर बेसिकली अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास हो सकता है किसी फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू ना हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू को चीज़ों की सेट कर दी जाती है कि इसका जो अब तक रिजल्ट जनरेट हुए हैं उसके हिसाब से ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी, जैसे पाई की वैल्यू है। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अगर हमें पाई की इससे बेहतर कोई वैल्यू मिल गई और उसके लिए हमारे पास कोई लेजिटिमेट प्रूफ हुआ तो हम बात उसको वैल्यू को पाई की वैल्यू कंसिडर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? यस मैम। तो जब हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू या कोई गिवन हो या एक्चुअल वैल्यू, आप दोनों वैल्यूज को कंसिडर कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू कोई सेट हुई हुई है तो हम उसे स्टैंडर्ड वैल्यू के थ्रू काम जो है हम उसकी एक्चुअल वैल्यू के थ्रू भी रिजल्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस इंटीग्रल को 0 से 1 के इंटरवल को इन्होंने 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर सब डिवाइड किया। तो 0 से 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इन्होंने जो हाइट कंसिडर की है वो 0.25 की हाइट कंसिडर की है। तो 0.2 के ऊपर 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1 की वैल्यू प्लेस की और उसके अकॉर्डिंगली जो y की वैल्यूज़ हैं उसको इवैल्यूएट किया है। सेम इसी फंक्शन के अंदर वैल्यू सिंपल सब्स्टिट्यूट कराई है और इस वैल्यू के थ्रू जो है वो इन्होंने इसको इवैल्यूएट कराया। हम एक काम यहाँ पे इसका तो एनालिटिकल मेथड से भी इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि इसका बेस का डेरिवेटिव 3x² आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं और सिंपल इसको सॉल्व भी उसके फिर इसका ln डिनोमिनेटर का जो है वो पहले से ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, सो ln ऑफ दिस डिनोमिनेटर इसका जो है वो ओरिजिनल या एक्चुअल इसका रिजल्ट होगा। तो इन्होंने यहाँ पे इसको भी इवैल्यूएट करके आपको दिखाया हुआ है। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर ट्रिपल को सॉल्व किया है। इसमें देखें क्वेश्चन में डिफाइन है, use the trapezoidal rule to estimate the integral 0 till 2 e to the power x squared taking the number 10 intervals। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है कि कितने इंटरवल्स को पे आपको काम करना है। तो अगर इंटरवल्स क्वेश्चन में डिफाइन किए हुए हैं तो फिर हम उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग चलेंगे। अगर इंटरवल्स क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किए हुए तो फिर हम अपनी मर्जी से जो वैल्यू हमारी है हम उस वैल्यू के थ्रू जो है वो काम को कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर लें, अदरवाइज अब ये सारी एग्जाम्पल्स एक ही तरह की हैं। सिंपल सिम्पसन्स 3/8, 1/8, 2/8 जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है आपको सिंपल उस फॉर्मूले को फॉलो करना होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग काम करना। तो एग्जाम्पल में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मैम जी ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एडवांटेज क्या है ऑन एनालिटिकल इंटीग्रेशन पे? एग्जाम्पल नंबर 8.14 देखें। नूर है या तैयबा है? नूर। नूर। ओके, ये फंक्शन है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो फंक्शन है आपके पास sin x माइनस log x प्लस u टू द पावर x, इसको एनालिटिकली सॉल्व करना आसान है?
आसान तो नहीं है बट हो जाएगा। हो तो जाएगा, ठीक है। हम क्यों न्यूमेरिकल पे काम करते हैं कि हम मैटलैब को इस्तेमाल या किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर लें, मैटलैब भी छोड़ें, कोई भी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर लें ताकि हम इस मैनुअल काम से बच जाएं, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर ठीक डिपेंड है। करेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ सॉफ्टवेयर भी कोई साथ में लगा के उसको जो है वो पढ़ा रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। याद रखिएगा जितने भी न्यूमेरिकल रिजल्ट्स हैं ना वो सारे बेस उसी एनालिटिकल रिजल्ट पे कर रहे हैं। यानी हमने अभी जो सिम्पसन्स 3/8 जो है जनरेट किया है या ट्रेपेजॉइडल जो जनरेट किया है वो उसी न्यूटन्स क्वाड्रेचर के फॉर्मूले के थ्रू जो है वो रिजॉल्व किया है। न्यूटन्स क्वाड्रेचर को कैसे जो है वो एवेलुएट किया है, उसी बेसिक इंटीग्रेशन की एनालिटिकल टेक्निक के थ्रू। जो इंटीग्रेशन हम अप्लाई करते हैं कि इंडिविजुअल टर्म्स पर प्रोसीड कराएं, इंडिविजुअल टर्म्स पर प्रोसीड कराने के बाद आप उसे एनिट टर्म्स तक रिड्यूस करा दें, सिंपल। तो हमारे जितने भी न्यूमेरिकल मेथड्स हैं वो सारे बेस्ड जो होते हैं ना फंडामेंटली वो आपके एनालिटिकल ही वैल्यूज पे कर रहे होते हैं। सिर्फ क्या होता है कि जब क्योंकि अब तेजी से हम एक टेक्नोलॉजी की तरफ हेड कर रहे हैं, हम एक ऐसे एरा के अंदर जो है वो आ चुके हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजी एक बड़ा वाइड रोल प्ले कर रही है। तो मैनुअली चीज़ों के ऊपर काम करना या मैनुअली उसे डील करना हमारे लिए आगे आने वाले टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें एक लेवल एडवांस जाना पड़ता है। तो हम फिर क्या सिंपल क्लासिकल मैथमेटिक्स से न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के ऊपर आते हैं, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऊपर। अप्लाइड मैथमेटिक्स को फिर हम प्रोसीड करते हैं अपने डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट या जो भी आपका कॉर्नर ऑफ इंटरेस्ट है। समझ आ रही है? हाँ, इन्हीं एग्जांपल्स के अंदर आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो एप्लीकेशंस के ऊपर बेस करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस s फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट्स लीनियर पाथ इज गिवन बाय दिस। आपके पास जो है वो वेलोसिटी और डिस्टेंस का जो है गिवन है। Yes. Estimate the time taken by the particle to traverse the distance of 20 meters. आपको टाइम जितना भी लग रहा है इसको 0 से लेके 20 मीटर्स तक का डिस्टेंस कवर करने के, उस वैल्यू को आपने एवेलुएट करना है। तो हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। अगर टाइम को एवेलुएट करना है तो आप dt/ds का काम कर दें, यानी 1/v का काम कर दें। सो 1/v की वैल्यू को अगर हम प्रोसीड करने का काम करें तो हम 1/v की वैल्यूज को प्रोसीड कर के बराबर आएगा। टाइम चाहिए तो इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर दें फ्रॉम 0 to 20। सो 1/v पहले निकालना पड़ेगा, यानी 1/16, 1/19, 1/21, 1/22, 1/20, देन 1/17, 1/13, सो ऑन। आपके पास जो भी वैल्यूज आ रही हैं h को आप अपनी मर्जी से डिवाइड करें कितनी पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पे तो खैर क्योंकि क्वेश्चन में पहले से डिफाइन है डेटा, इसलिए हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने इंटरवल दिया हुआ है हमें उसी इंटरवल को फॉलो करना होगा। इस इंटरवल को डिफाइन किया, फिर उसके ऊपर रूल लगाया, आप उसके ऊपर ट्रेपेजॉइडल या सिम्पसन्स 3/8 या 1/3 अप्लाई करके अपने रिजल्ट को एवेलुएट करके देखें और उसको इवेलुएशन के थ्रू इसका जो भी टाइम रिक्वायर्ड है में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो आप इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करके प्रैक्टिस इस पे कर सकते हैं। मुझे असल में आप लोगों को एक और डॉक्यूमेंट दिखाना था, ये वाला। ये एक एग्जाम्पल है, अच्छी एग्जाम्पल मुझे मिली थी। ये आपके काम की भी एग्जाम्पल है। इन्होंने क्या किया, ये बेसिकली मैंने एक पेपर था उसके ऊपर इन्होंने ये एग्जाम्पल अप्लाई की थी। तो मैंने ये एग्जाम्पल उस पेपर से जो है वो निकाली थी। इन्होंने कहा कि इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ डीपोलराइजेशन प्रोसेस इन अ फ्यूल सेल an electrokinetic model for mixed oxygen methanol current on platinum was developed. इस पे ऊपर इन्होंने जो एक रिएक्शन था उस रिएक्शन के में कितना टाइम 50% ऑफ द ऑक्सीजन टू बी कंज्यूम के ऊपर लग रहा था, उसका एक फंक्शन ड्रॉ किया हुआ है। और इनके हिसाब से 50% ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए जो टाइम आ रहा है वो टाइम ये है।
जो x वैल्यू के ऊपर बेस कर रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने ट्रेपेजॉइडल रूल के ऊपर काम किया है। आप इस पे सिम्पसन्स 1/3 भी लगा के काम 8 लगा के काम कर सकते हैं, सो ऑन आप इसको कर सकते हैं। इन्होंने सिंपल क्या कहा, यूज सिंगल सेगमेंट ट्रेपेजॉइडल। सिंगल सेगमेंट ट्रेपेजॉइडल का मतलब क्या है कि आप सिंगल सेगमेंट का मतलब है एक ही सेगमेंट को कंसिडर करें, यानी आपको अपने इंटरवल को सब डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमसे कहते हैं डबल सेगमेंट, तो हम अपनी जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसको 3 पोजीशन में यानी 3 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी इन्होंने क्योंकि सिंगल सेगमेंट पे काम जो है वो करने को कहा हुआ है, तो हमने इसको सिंगल सेगमेंट ही रखा है। और गिवन फंक्शन हमें 50% ऑक्सीजन के लिए था, निकालना भी हमें टाइम को है। और फिर बाकी मैंने ये 2 पार्ट खुद से डाल दिए थे इसमें कि फाइंड ट्रू एरर इसका कैसे निकलेगा और इसका एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमारा जो ट्रेपेजॉइडल के थ्रू जो रिजल्ट होता है वो h/2 होता है। ऐसा ही होता है, h/2 y0 + yn, यही बनेगा आपके पास फॉर्मूला अगर आप 2 वैल्यूज़ पे काम करेंगे। खाली कोई जवाब दे मुझे। अगर आप सिर्फ 2 वैल्यूज़ पे काम कर रहे हैं तो आपके पास यही फॉर्मूला बनेगा ना, h/2 y0 + y1। 2 ही वैल्यूज़ हैं क्योंकि आपके पास है। समझ में आ रही है मेरी बात? सिंगल सेगमेंट की बात की है, यानी हमें वेट अ सेकेंड, वेल हम बात कर रहे थे इसकी सिंगल सेगमेंट ट्रेपेजॉइडल। सिंगल सेगमेंट ट्रेपेजॉइडल में हम इस b-a/2 b-a आपके पास, आप इसे h कह सकते हैं। b-a h ऐसे ही निकलता है ना, जो भी आपके पास लोअर लिमिट है उसमें से आप अपर लिमिट को या माइनस करा दें, या जो भी x1 है उसमें से x0 को माइनस करा दें, डिवाइड करा दें 2 से, y0 + yn। इसको इन्होंने f(a) f(b) की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये गिवन है कितना, 1.22 × 10⁻⁻6। बी आपके पास कितना गिवन है, 0.61 × 10⁻⁻6। f of x is given as -6 minus sign, ये रहा 6.73x plus this divided by this term. Now what we have to do, first we have to evaluate the value of f of a. So for f of a, just substitute the value of a as 1.22 × 10⁻⁻6 into the function here. So the result will be equals to -3.05 into 10⁻11. Similarly, when you substitute value of b in this function here, it will be equals to -3.2104 into 10⁻11 again. Now for I, we know that I equals to h/2. The value of h will be equals to b minus a. So b minus a here.
divided by 2, either you want to write it here or here, it will totally up to you. So आप इसको यहाँ लिखें या यहाँ लिखें. Similarly, value of f of a, then value of f of b, and when you divide it, the answer will be 1.9119 into 10 to the power 5 seconds. This is the required time which is needed for 50% of the oxygen to be consumed. This is the required time. Value of the above interval. हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या काम कर सकते हैं? अगर मैनुअली निकालें तो सिंपल क्या मैम करें? ये ऊपर I is equal to f a minus b minus a ये कहाँ से आया? मैं थोड़ा इससे क्या होता है? कनेक्टिविटी हो गया. आई आपके पास किसके बराबर होता है? जो सिम्पसन्स का फॉर्मूला है, वो सिम्पसन्स का फॉर्मूला क्या कहता है? h by 2 जी. ठीक है, y0 प्लस yn, ऐसा ही है. h हमें कैसे मिलता है? डिफरेंस होता है इंटरवल के दरमियान. जो भी इंटरवल होता है. अच्छा, अब हमने अपने सेगमेंट को सिर्फ डिवाइड ही 2 पॉइंट्स में किया है. इन्होंने उसको a और b कह दिया, ठीक है. जो भी आपका इंटरवल था, इन्होंने से a और b कहा है. तो अगर h चाहिए मुझे, तो h को मैं b माइनस a लिख सकती हूँ. डिफरेंस इंटरवल का b माइनस a के बराबर होगा, ठीक है. और ये डिवाइड 2 का इधर लगाऊं या फिर इधर लगाऊं, एक ही बात है. इसी तरह y0 Yes. कौन सी वैल्यू होगी? द फर्स्ट वैल्यू, यानी f ऑफ a वाली वैल्यू y0 की वैल्यू होती है. ऐसा ही है ना. अगर हम इसकी फंक्शनल वैल्यूज बनाएं तो इसकी जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो f ऑफ a वाली वैल्यू, आप इसे y0 कह रहे होते हैं. अगर आप इसे y0 और yn कह रहे हैं, ये अगर सॉरी आप a को x0 कह रहे हैं और b को xn कह रहे हैं, तो आपके पास जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो आपके पास y0 और yn बन रही होगी. y0, yn, ऐसा ही होता है. यस मैम. इन्होंने सिंपल x0 को a कहा है, xn को b कहा है, और f ऑफ a y0 वाली वैल्यू आ जाएगी और f ऑफ b आपके पास कौन सी वाली वैल्यू होगी? yn. यस मैम, समझ आ गया. इसलिए इन्होंने f ऑफ a प्लस इसको fyn की जगह पे वैल्यू डाली है f ऑफ b, और डिवाइड जो 2 से इन्होंने किया है वो इंटरवल के अंदर लाके, ब्रैकेट साइन के अंदर लाके कर दिया, बस और कुछ भी नहीं किया. इस तरह से इन्होंने उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है. इसी तरह से अगर आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आप उसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट डालें अगर, तो आपके पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है. और अगर इसको मैनुअली सॉल्व करना चाहते हैं तो मैनुअली सॉल्व करने के लिए क्या करें? इसका एलसीएम ब्रेक करें पहले. इस वाली टर्म के साथ x से x को कैंसिल करवाएगा. इस वाली टर्म के अंदर आप x की वैल्यू को ऊपर लेके चले जाएं, नेगेटिव पावर है, हमें बेस का डेरिवेटिव चाहिए होता है. बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद होगा लाजमी, 1 आपके पास आएगा. तो पावर में 1 ऐड, वही पावर सब्ट्रैक्ट कराएं. सिंपल पावर रूल अप्लाई करा के उसकी वैल्यू को, हम एग्जैक्ट वैल्यू को यहाँ से इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आई है, और पार्ट ए में हमारी जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू आई है. ट्रू एरर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू. तो ट्रू वैल्यू रखी, जो वैल्यू हमें इस पार्ट के अंदर मिली थी, जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास आई है, हमने उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, और जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. सेम इसी तरह से एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर के लिए वी हैव टू टेक रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर विल बी इक्वल्स टू ट्रू एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू. So our true error is minus 1056.2. So minus 1056.2 divided by the true value itself, that is 1.9014 into 10 to the power 5, and when you multiply it with 100, the result will be equal to 0.55549%. So this is the method which we use to find true error. इसके ऊपर ये एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाली आपने? कौन सी वैल्यू? एग्जैक्ट वैल्यू जो ऊपर निकाली आपने एनालिटिकल मेथड से जो निकाली. एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं. या तो डेफिनेट इंटीग्रल है, आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल दें, ठीक है, मिल जाएगी. और अगर इसको मैनुअली सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पे कि हम इसके एलसीएम को पहले ब्रेक कराएं. पहली टर्म के साथ x से x कैंसिल करवाएगा, पूरी टर्म कांस्टेंट रह जाएगी, ठीक है. और जो सेकंड टर्म है उसके अंदर आपके पास x डिनोमिनेटर में, आप x को न्यूमरेटर में लेके चले जाएं, तो ये x टू द पावर -1 होगी. और यहाँ पे फिर हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं कि बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए. बेस का डेरिवेटिव
जो है वो सिंपल आपके पास अगर गिवन है तो बस सिंपल उसको प्रोसीड करें, आगे क्या मुश्किल है इसमें। सही है, ओके से। इस तरह से हम जो है वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालने का काम भी कर सकते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का काम भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल पर्सनली मुझे अच्छी लगी थी, इससे आने का अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। यस, एनी क्वेश्चन? मिस आपने डिफरेंशिएशन के अंदर एक p = x - x0 अपॉन h को डिफरेंशिएट किया था तो 1 अपॉन h आता है, वो एक दफ़ा रिपीट कर सकते हैं प्लीज? कि वो कैसे 1 अपॉन h आया था? जी मिस। ओके, p हमारे पास बराबर होता है, ये सवाल वैसे किसका है? मिस मेरा है, मैं उस वक्त था नहीं। हमजा? जी मिस। ओके, वेल जब आप इसको डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हमें ज़रूरत इसको डिफरेंशिएट कराने की क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें चाहिए dy/dx, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है हमजा, वो रिप्रेजेंटेशन है पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी हमारा y बेस कर रहा है p पे और हमारा p जो है वो बेस कर रहा है किस पे? x पे, ठीक है। ओके इसलिए हमें यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ रहा है, dy/dp एंड देन dp/dx। अब क्वेश्चन ये है कि dp/dx को हम कैसे एवेलुएट कर रहे हैं, तो वो सिंपल है बहुत ज़्यादा, और वो ये है कि आपको इसका जब डिफरेंशिएशन पे अप्लाई कराएंगे आप, तो 1/h, h आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, विड्थ जो यस हमारी है वो कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि 1/h को मैं बाहर ले सकती हूँ। तो 1/h तो हमने सबसे पहले ले लिया बाहर। अब सिर्फ ब्रैकेट के अंदर यानी डेरिवेटिव अप्लाई होगा विद रिस्पेक्ट टू p, किस टर्म के ऊपर? x - x0 वाली टर्म, ठीक है। सही। अब यहाँ पे भी आप देखें तो x आपके पास वेरिएबल है, x0 आपकी कांस्टेंट टर्म है, जो पहली टर्म होती है उसे हम x0 कह रहे होते हैं, नाम दे देते हैं फिर x0 देन x1 x2, यानी ये टर्म हमारी कांस्टेंट टर्म है, ये टर्म आपकी ऐसी टर्म है जो वेरिएबल टर्म है। ठीक है मिस, समझ आ गया अब बन कैसा है। dp नहीं है, ये dx है, इसलिए जब आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कराएंगे तो ये 1 टर्म देगा, ये 0 हो जाएगी, तो आंसर आपके पास सिंपल 1/h वाली टर्म आ गई। सही है मिस, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है और? बस मैं ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको गो थ्रू करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह जो है वो इक्वल इंटरवल्स पे ही हम फिलहाल इंटीग्रेशन को पे बात करेंगे। अनइक्वल इंटरवल्स की तरफ मैं हेड नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब मैक्सिमम में हमारे पास 2 हफ्ते बचे हैं, यानी कि नेक्स्ट 4 क्लासेस और फिर 4 क्लासेस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंशिएशन यानी इक्वेशंस को किस तरह से, डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। मैम वो अटेंडेंस का फॉर्म भी सबमिट कर दीजिएगा। अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर लिया। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। यूसुफ, ये क्या हुआ? अल्लाह।